जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास, राइट। सो देखो, कैश फ्लो में हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो गया। हाँ जी, बिल्कुल हो गया। सेकंड टाइप ऑफ एक्टिविटी जो हम करने वाले हैं विच इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तीन एक्टिविटीज हैं, इन्वेस्टिंग डन, फाइनेंसिंग आज मैं आपको करवा दूंगा, और उसके बाद बच जाएगी ऑपरेटिंग। मुझे पता है ऑपरेटिंग में बहुत सारे बच्चों को डाउट है, तो सैटरडे संडे हम ऑपरेटिंग को खत्म कर देंगे, संडे तक कोशिश करेंगे कैश फ्लो खत्म करने की, राइट। ठीक है, तो आते हैं फटाफट से फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे। मैंने आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती क्या है ये हमने पहली क्लास में डिस्कस कर लिया था। फटाफट से एक बार रिकॉल करते हैं। देखो, फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है कि जब आपके बिजनेस को, आपके कंपनी को पैसों की जरूरत होती है ना। फाइनेंस मतलब पैसा, ये सुनो, जब पैसों की जरूरत होती है तो जो भी आपकी एक्टिविटीज पैसों के लेन देन से होती है। पैसों का लेन देन मतलब कहीं से आपने पैसे उधार पे लिए हैं, वो वापस करे हैं, ये सुनो सर। जैसे कि बेटा आपको पता है कंपनीज नॉर्मली पैसे कहाँ से ले सकती है सर। एक तो कंपनी ले सकती है शेयर से, सर मतलब शेयर्स इशू करके, बोलो हाँ या ना। सर शेयर्स दो टाइप के होते हैं, एब्सोल्युटली यस। शेयर्स आपके दो टाइप के होते हैं सर, एक होता है इक्विटी शेयर्स, यस सर, एक होता है इक्विटी शेयर्स, और एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। तो कंपनी कोई भी शेयर्स इशू कर सकती है, यस सर, कंपनी तो कोई भी शेयर्स इशू कर सकती है। तो जब कंपनी शेयर्स को इशू करेगी तो क्या पैसे मिलेंगे? हाँ जी, बिल्कुल मिलेंगे। तो क्या वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा? एब्सोल्युटली यस, बिल्कुल आएगा। हाँ जी, बिल्कुल आएगा, राइट। जब आपने शेयर को इशू करा है, क्या करा है बेटा? जब आपने शेयर्स को इशू करा है, राइट, तो वो क्या है सर? वो हमारा इनफ्लो है। सर इनफ्लो मतलब अरे पैसा आया ना, इन फ्लो है ना, पैसा आपके पास आ रहा है, मतलब पॉजिटिव कैश फ्लो, करेक्ट बेटा। क्या ये पैसे आपको वापस भी करने होते हैं? ऑफ कोर्स, राइट। पैसे आपको क्या प्रेफरेंस शेयर्स को वापस नहीं करने होंगे? ऑफ कोर्स करने होंगे। इक्विटी शेयर्स को वापस करने होंगे, यस। तो जब आप इनको वापस करोगे, जिसको मैं क्या बोल देता हूँ, रिडम्पशन, रीपेमेंट, आप कुछ भी बोल सकते हो, है ना। रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर्स आपने सुना होगा। जब पैसे वापस करेंगे तो क्या आप उनको पैसा दे रहे हो? यस सर, यस। तो क्या वो आउटफ्लो हो जाएगा? हाँ सर, वो आउटफ्लो हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर किसी ने आपको पैसे दिए हैं तो क्या ऐसे ही दे दिए, अरे ले लो? नहीं बेटा, पैसे दिए हैं तो वो आपसे क्या लेंगे? आपसे कुछ तो एक्सपेंस इंकर करवाएंगे सर। मतलब अगर आपने किसी से पैसे उधार पे लिए तो क्या आपको बदले में कुछ देना भी पड़ता है? हाँ, जैसे अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो क्या आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है? यहाँ पे आपको डिविडेंड देना पड़ता है। सर क्या देना पड़ता है? डिविडेंड। तो जब आप डिविडेंड पे करोगे, डिविडेंड के ऊपर तो पूरी कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, टेंशन मत लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सर जब आप डिविडेंड पे करोगे तो क्या वो भी फाइनेंसिंग है? ऑफ कोर्स बेटा। आप डिविडेंड क्यों पे कर रहे हो? सर हम डिविडेंड इसीलिए पे कर रहे हैं क्योंकि हमने पैसे उधार पे लिए हैं, ऑफ कोर्स, यस और नो। तो बेशक आपने जब शेयर इशू कराओ वो भी फाइनेंसिंग है, पॉजिटिव है, पैसे आया है। जब पैसे वापस करोगे आउटफ्लो, उनको डिविडेंड पे करोगे आउटफ्लो। ये बात समझ में आती है? हाँ सर, ये बात तो हो गई बेटा शेयर्स की, सर बिल्कुल सही बात है। सर दूसरी बात आती है बोरोइंग्स। बोरोइंग्स मतलब जब आपने बेटा पैसे उधार पे लिए एज लोन्स। आ जाओ सर, बोरोइंग्स आपके दो टाइप की हो सकती है, ये सुनो सर। दो टाइप की कौन सी हो सकती है? एक हो सकती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, एक हो सकती है सर हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यस सर यस। एक हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो सकती है सर, मतलब आपने पैसे एक साल से ज्यादा के लिए लिए हैं, हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। जैसे हमने बेटा फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, मैंने आपको वहां भी कहा था कि भाई पहला चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सुनो। वहां पे हमने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या पढ़ा? अगर आप डिबेंचर्स इशू करते हो उसको लॉन्ग टर्म माना जाता है कि भाई अगर आपने अपनी कंपनी के डिबेंचर इशू करे हैं और लोगों ने आपको पैसे दिए हैं, क्या वो लॉन्ग टर्म माना जाएगा? हाँ सर, बिल्कुल माना जाएगा। अगर आपने बैंक से लोन लिया है, क्या वो लॉन्ग टर्म माना जाता है? हाँ सर, बिल्कुल माना जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग, सर बिल्कुल सही बात है। उसके बाद बेटा, उसके बाद कई बार शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी होती है, छोटे टाइम के लिए। सर छोटा टाइम मतलब क्या होता है बेटा? एक साल से कम के लिए। आप पैसा वापस कर दोगे? हाँ सर, हम वापस कर देंगे 12 महीने के अंदर, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। ऑल राइट, ये हो गया हमारा शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। सर इसमें भी सेम चीज है, हाँ बेटा हाँ। जब आप पैसे लोगे, है ना, जब आप पैसे लोगे, सर इसको मैं क्या बोल सकता हूं कि भाई आपने लोन लिया। क्या लिया बेटा? आपने लोन लिया। तो यहां पे मैंने क्या लिखा? लोन लिया। अरे समझना है ना, अभी तो आराम से प्रेजेंटेशन देखेंगे। सर जब हमने लोन लिया, ओहो, ओके, लोन टेकन, हाँ सर, वो क्या है सर? हमारा इनफ्लो। जब मैं बेटा लोन लूंगा, हाँ। अब देखो मैंने आपको बता दिया लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में नॉर्मली क्या क्या आता है? आपके डिबेंचर्स हो सकते हैं, यस सर यस। पब्लिक डिपॉजिट्स, फर्स्ट चैप्टर याद करो सर। डिबेंचर्स हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में, हाँ।
अपने डिबेंचर इशू करें तो वो नॉर्मली माना जाता है कि भाई वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, ठीक है सर। पब्लिक डिपॉजिट बिल्कुल। उसके बाद अगर आपने बैंक से लोन लिए, अगर सिंपली लिखा हुआ है बैंक लोन, तो बाय डिफॉल्ट उसको मैं लॉन्ग टर्म मानता हूं। लेकिन बेटा शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में क्या आता है, सुन लो ध्यान से एक बारी सर। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आपका हो गया बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी सर, बैंक ओवरड्राफ्ट। हाँ सर, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब आपको पता ही है कि भाई आपके बैंक में पैसा था नहीं लेकिन पेमेंट करनी थी, तो बैंक ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप 3 4 5 महीने के लिए मुझसे ले लो उधार, वापस कर देना। ये सुनो, तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपका हमेशा शॉर्ट टर्म माना जाता है क्योंकि आपको उसके अगेंस्ट में पेमेंट जल्दी करनी होती है, ठीक है सर, ठीक है। तो ये आपने लोन लिया, हाँ बेटा जब लोन लिया है तो क्या इनकी रीपेमेंट नहीं होगी? होगी सर, होगी सर। क्यों नहीं होगी सर? बिल्कुल होगी। तो रीपेमेंट जब होगी तो क्या ये आउटफ्लो हो जाएगा? यस। अब अगेन अगर कहीं से पैसे उधार पे लिए हैं तो फ्री में नहीं मिलते सर, बदले में कुछ पैसे देने पड़ेंगे, मतलब इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कुछ देना पड़ेगा ना भाई सर, इनको आपको इंटरेस्ट देना होता है। यस सुनो, हाँ सर, हाँ इंटरेस्ट देना होता है, तो वो क्या हो जाएगा? आउटफ्लो। बस बेटा फाइनेंसिंग में इतना ही है, सच में। हाँ फाइनेंसिंग में जो मैंने आपको यहाँ पे चार्ट दिखा रखा है बस उतना ही है, सच में, मैं झूठ नहीं बोल रहा बेटा, इतना ही है, ठीक है। कि या तो आपके शेयर्स वाले होंगी, हाँ, या बोरिंग्स होंगी, यही आपकी फाइनेंसिंग में आती है, और कुछ तो आती नहीं है। बोरिंग्स में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म आपको दे रखा होगा, क्लियर है। अब बेटा हमें कुछ कहानियां सुननी है डिविडेंड के बारे में और इंटरेस्ट के बारे में। अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट डिविडेंड है, ये डिविडेंड की कहानी ऑपरेटिंग के टाइम भी यूज होगी, तो बेटा ध्यान से समझ लो, ठीक है। यहां सब बच्चे हेडिंग डालेंगे क्या? डिविडेंड की कहानी। अरे बड़ी मस्त कहानी है बेटा ये, डिविडेंड की कहानी, वाह। ओके सर, सुनाओ। अब मेरी बात सुनो बेटा, सबसे पहले तो डिविडेंड होता क्या है सर? डिविडेंड होता है कि कंपनी जो पैसा कमाती है, कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करती है, भाई वो प्रॉफिट बांटना होता है। जैसे पार्टनरशिप में बांटते थे आप, पार्टनरशिप में पार्टनर्स को बांटते थे, सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेला बंदा खुद ही रख लेता था। अब कंपनी के ओनर कौन माने जाते हैं सर? कंपनी के ओनर तो शेयर होल्डर्स को ही बोलते हैं, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं वही ओनर होते हैं, हाँ। तो बेटा उनको क्या देते हैं? उनको डिविडेंड देते हैं। तो जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोल देते हैं? डिविडेंड। कि भाई देखो, अगर मेरे पास एक शेयर है, मान लो मेरे पास टाटा मोटर्स का एक शेयर है, हाँ, तो कंपनी बोलती है हर एक शेयर पे 10 रुपए का डिविडेंड, हर एक शेयर पे 10 रुपए का डिविडेंड। तो जिसके पास जितने शेयर होंगे मल्टीप्लाई बाय 10, उतना डिविडेंड उसको मिलता है। यस और नो? आप कभी न्यूज पे चेक करोगे, ऐसे बोलते हैं कि भाई पर शेयर डिविडेंड 5 रुपए, पर शेयर डिविडेंड 50 रुपए, 100 रुपए। तो जिसके पास एक शेयर होता है, अगर मेरे पास मान लो टाटा का एक शेयर है, तो मुझे क्या मिलेगा? 10 रुपए मिलेंगे। बात समझ में आ गई? हाँ से आ गई, ठीक है। तो डिविडेंड हो गया हमारा पार्ट ऑफ प्रॉफिट, दिस इज आवर पार्ट ऑफ प्रॉफिट। अब कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं उसकी कहानी सुनते हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। मान लो बेटा ये कहानी है 2020-21 की। सर कब की? 2020-21 की। ओके सर, ओके, 2020-21 की कहानी है, हाँ। कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, वाह सर वाह, मुबारक हो सर। कंपनी का नाम तो बताओ। अरे नाम तो आपको पता ही है ना, CCW लिमिटेड। यस और नो? सर कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है CCW लिमिटेड। सर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, हाँ सर कमाया। सर कितने का कमाया? 10 लाख रुपीस का कमाया। कंपनी ने 10 लाख रुपीस का प्रॉफिट कमाया, हाँ सर कंपनी ने 10 लाख रुपीस का प्रॉफिट कमाया। अब बेटा कंपनी इस प्रॉफिट का क्या करेगी? बांटेगी तो सही, हाँ सर बिल्कुल। अरे शेयर होल्डर्स को बांटेगी, हाँ, ऐसा नहीं सारा बांट देंगी, नहीं, राइट। बेटा इस प्रॉफिट का वो क्या होता है? देखो देखो मेरी बात सुनो सर, सुनो ना, सुनो, देखो मेरी बात सुनो बेटा। ये प्रॉफिट क्या बन जाता है? ये प्रॉफिट एक कंपनी के पास अकाउंट होता है, अकाउंट नहीं बोलूंगा, एक कंपनी के पास आइटम होता है सरप्लस। पता है आपको सर सरप्लस का मतलब क्या होता है? जो आप बचपन से पढ़ रहे हो, याद है बैलेंस शीट में लिखा हुआ आता था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, हाँ, उसी को सरप्लस बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं सरप्लस। अच्छा ऐसा क्या? हाँ। तो कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है वो सरप्लस में बैठ जाता है, सरप्लस में आप इकट्ठा कर देते हो। तो अब कंपनी के पास बहुत सारा पैसा है, हाँ, पिछले साल का भी कुछ पैसा बचा के रखा होगा, जो भी चीजें होती है। सरप्लस का मतलब क्या होता है बेटा? वो प्रॉफिट जो कंपनी ने अभी तक अपने ही पास रखा हुआ है। ध्यान से मेरी बात सुनो। मान लो बेटा आपके पास कोई गुल्लक है, अरे आपके पास क्या है बेटा? कोई गुल्लक, ये गुल्लक है, पता नहीं मैंने ऐसे क्यों बनाई है, यहाँ पे चाबी लगती है, अच्छा ठीक है, राइट, ये गुल्लक है, हाँ। तो बेटा आपने अगर 10 लाख रुपए कमाए, हाँ, तो पहले भी आपने कुछ पैसे जोड़ के रखे थे, राइट, कुछ पैसे आपने जोड़ के रखे हुए थे, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। या बेटा इसको क्या बोल सकते हो आप? इसको बोल सकते हो जो प्रॉफिट आपने अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है ना। मैं बहुत डीप में जा रहा हूं, लेकिन हम तो वैसे ही पढ़ते हैं, राइट। तो मैंने क्या बोला? सरप्लस का मतलब क्या होता है? वो प्रॉफिट जो कंपनी के पास है, अभी तक बांटा नहीं है। तो जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है उसको सरप्लस में डाल देती है कि हाँ, उसके बाद बेटा, उसके बाद जो भी सरप्लस में पैसा होता है
फिर वो यूज करती है क्या करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, कि अच्छा मेरे पास अब इतना पैसा है, इस साल मैंने 10 लाख रुपए कमाया, पिछले साल का भी कुछ पैसा मैंने अपने पास रखा होगा, जो भी चीजें, ठीक है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो कंपनी क्या करेगी, फिर उससे डिविडेंड देगी। क्या देगी बेटा, उससे डिविडेंड देगी। हाँ सर हाँ। कुछ क्या करती है, कुछ वो रिजर्व्स में ट्रांसफर कर देती है। क्या करती है बेटा, कुछ अमाउंट वो रिजर्व में, कि भाई ये जनरल रिजर्व में डाल दो, है ना, ये आप इस रिजर्व में डाल दो, किसी भी चीज का रिजर्व आपने बना रखा हो, ठीक है, वो आप रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हो। और कुछ वो अपने पास ही रख लेती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, रिटेन्ड अर्निंग, राइट। वो सरप्लस में ही पड़ा रहता है, वो बेटा सरप्लस में ही पड़ा रहेगा। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, कंपनी पैसा कमाती है, हाँ सर कमाती है, ठीक है, जो कंपनी पैसा कमाती है उसको हम क्या बोल देते हैं, सरप्लस, ठीक है। जैसे एनपीओ में आपने, अच्छा एनपीओ तो आपने पढ़ा नहीं था, राइट, ठीक है, वो क्या करते हैं, उसको बोलते हैं हम सरप्लस, ठीक है। अब सरप्लस आपके पास है, हाँ, सरप्लस मतलब वो पैसा जो आपके पास रखा हुआ है, ये मेरा सरप्लस है, इसमें से मैं कुछ पैसे बांटूंगा, अपने पास थोड़ी रखूंगा भाई, सर मैं इसमें से डिविडेंड दूंगा, हाँ सर डिविडेंड दूंगा, कुछ रिजर्व में डाल दिया, हाँ, और कुछ मैंने अपने पास ही रखा कि भाई फ्यूचर में काम आएगा, जो भी चीजें हैं कुछ अपने पास ही रखा, ठीक है सर, बात समझ में आ गई, हाँ बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है ठीक है ठीक है, बस इतना ही समझाना था मुझे। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, मैं बेटा बहुत ना बह जाता हूँ, भावनाओं में बह जाता हूँ। अरे सुनो मेरी बात ध्यान से, अब कंपनी डिविडेंड देती कैसे उसको समझते हैं। 10 लाख का प्रॉफिट है, हाँ सर 10 लाख का प्रॉफिट है, तो बेटा क्या होता है, ये प्रॉफिट तो मान लो आपने निकाल लिया 31 मार्च 2021 को, हाँ, तो ऐसा नहीं है कि 31 मार्च 2021 को ही आप डिविडेंड दोगे, नहीं, इसका बेटा एक पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है, आप पढ़ोगे ग्रेजुएशन में जाके, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, है ना, थोड़ा सा तो हमें जानने का हक है। देखो 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 सर, क्या होगा, इसके बाद बेटा एक मीटिंग होती है, किसकी सर, बोर्ड मेंबर्स की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अरे जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, है ना, जो सर जो आपके टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं, डायरेक्टर्स, उनकी एक मीटिंग होती है। अच्छा हाँ सर, मीटिंग किस चीज को लेके होती है बेटा, मीटिंग में क्या होगा, मीटिंग में सारे के सारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सब चीजें क्या होगा, ये सब चीजें आपके पास होंगी। अच्छा ठीक है, ये सब चीजें आपके पास होंगी, फिर वो डिसाइड करेंगे कि इस साल हम कितना डिविडेंड दें। क्या बोल रहा हूं मैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो अपनी डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है ना बेटा, उसमें डिसाइड करते हैं कि यार इस बार हम शेयर होल्डर को कितना पैसा दें, शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड दें। अच्छा तो बेटा यहां पे क्या होता है, यहां पे वो एक प्रस्ताव रखते हैं। प्रस्ताव का मतलब क्या होता है बेटा, प्रोपोज्ड, प्रपोजल, इसको बोलते हैं हम प्रोपोज्ड डिविडेंड। सर मतलब समझा रहा हूं ना सर, प्रोपोज्ड डिविडेंड का मतलब है कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो डायरेक्टर्स का पूरा बोर्ड है, डायरेक्टर्स का पूरा झुंड होता है, राइट, ठीक है, वो डायरेक्टर्स की मीटिंग में ऐसा प्रपोज किया जाएगा, ऐसा प्रस्ताव रखा जाएगा कि चलो चलो इस बार एक शेयर पे 10 रुपए का डिविडेंड देते हैं। अच्छा सर, ये प्रस्ताव, ये प्रपोजल किसके लिए बेटा, ये अब प्रपोज डिविडेंड कहां पे जाता है, इसके बाद बेटा, इसके बाद एक मीटिंग होती है, किसकी, शेयर होल्डर्स की। सच में, हाँ बेटा ये सच में होता है। इसके बाद शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, जिसको बेटा हम क्या बोलते हैं, एजीएम, है ना, कभी न्यूज सुनोगे तो आपको सुनने में आएगा, रिलायंस की एजीएम है, सितंबर के आसपास होती है। कब होती है, सितंबर के आसपास। शेयर होल्डर्स की मीटिंग जिसको हम क्या बोलते हैं, एजीएम, एनुअल जर्नल मीटिंग। इतना डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है, क्या बोलते हैं, एनुअल जर्नल मीटिंग। अच्छा ठीक है, मैंने क्या बोला कि भाई आपने 31 मार्च 2021 को प्रॉफिट कमा लिया, कितने का, 10 लाख रुपए का। इसके बाद कुछ टाइम बाद, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होगी, हाँ, फिर बेटा ये एक डिविडेंड प्रपोज करते हैं, किसको सर, शेयर होल्डर्स को, कि सुनो सुनो हम सोच रहे हैं तुमको इस बार 10 रुपए का डिविडेंड दे दें। तो जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी मीटिंग होती है, बिल्कुल सर बिल्कुल, और इस मीटिंग में ये डिविडेंड प्रपोज जो है उनके सामने रखा जाता है। अगर इन शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दिया, जो कि हमेशा हो ही जाता है, ऑलमोस्ट हो ही जाता है, इनका जब अप्रूवल आएगा, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है दे दो, ठीक है ये ठीक है बेटा, हमें ये मंजूर है। जनरली बेटा शेयर होल्डर्स की मीटिंग में क्या होता है, अप्रूवल मिल जाता है, क्योंकि वही अपने अपने लोग होते हैं। जैसे अगर मैं रिलायंस की बात करूं तो रिलायंस की मेजर शेयर होल्डिंग किसके पास है, अंबानी जी के पास है, तो भाई अप्रूवल मिल ही जाता है, ठीक है। आपको यहाँ पे कितना वोट चाहिए होता है, 51% का वोट चाहिए होता है, मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है ठीक है। इतना डिटेल में नहीं जाना, बार बार बोल रहा हूँ, बस इतना समझ लो, शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है और इसका अप्रूवल मिल जाता है। अब मेरी बात सुनो बेटा, अब ये शेयर होल्डर्स की मीटिंग होते होते कितना टाइम हो चुका है, सितंबर आ गया, सितंबर 2021। अच्छा बेटा 31 मार्च 2021 तो गया, अब क्या हो रहा है, अब तो अगला साल चल रहा है। क्या चल रहा है, अगला साल, हाँ, अभी तो शेयर होल्डर्स की मीटिंग हुई, अप्रूवल आया। जैसे ही बेटा, जैसे ही शेयर होल्डर्स बोलेंगे दे दो दे दो, इतना दे दो, फिर क्या होता है बेटा, फिर डिविडेंड डिक्लेयर होता है। ओ, फिर कंपनी जो है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है,
ये डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं। डिक्लेयर मतलब कि आप सबको बोल देते हैं कि भाई हम आपको 10 रुपए का डिविडेंड देंगे। जब बेटा ये डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है, क्या हो जाता है, डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है, तब जाके ये कंपनी की क्या बनती है, लायबिलिटी। ध्यान से सुन लो, बहुत ही मस्त कॉन्सेप्ट है और ऐसे समझा रहा हूं जैसे बेटा आपके बुक में बिल्कुल भी नहीं है। राइट सर, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, हाँ सर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, अब ये कंपनी की लायबिलिटी है। एक रूल होता है, क्या रूल होता है कि कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करती है उसके 30 दिन के अंदर, विद इन 30 डेज कंपनी को डिविडेंड पे करना होता है। समझ रहे हो, ये सब बातें बेटा मैं आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। राइट, मैंने क्या बोला कि भाई जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, डिक्लेयर मतलब कंपनी ने अनाउंस कर दिया, अनाउंस कर दिया किसको, शेयर होल्डर्स को। जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनके पास ये नोटिस चला जाता है कि आपको 10 रुपए का डिविडेंड देंगे। ठीक है, तो ये क्या बन गई, कंपनी की लायबिलिटी। तो कंपनी की लायबिलिटी कब बनी है, जब डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है। क्या हुआ है बेटा, जब डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, हाँ, और उसके 30 दिन के अंदर क्या करती है कंपनी, पे करती है। तो मान लो बेटा ये पेमेंट कब हुई होगी, अक्टूबर 2021 में। अब मुझे बेटा एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, आपने अक्टूबर 2021 में डिविडेंड की पेमेंट करी, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अरे मुझे एक बात बताओ ना, आप बताओगे क्या, हाँ सर बताओ ना। ये डिविडेंड की पेमेंट बेटा कौन से साल की है, सर ये डिविडेंड आपने पिछले साल का पे किया है। हाँ, ये डिविडेंड आपने पिछले साल का पे किया है। कब का पे किया, पिछले साल का। तो इसका मतलब मुझे एक बात समझाना, जरा आप समझाओ। अगर मैं 2020-21 का कैश फ्लो बना रहा हूं, सर मैं अगर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का कैश फ्लो बना रहा हूं, तो मुझे एक बात बताओ, 2020-21 का जो डिविडेंड था, जो आपने 2020-21 में मुनाफा कमाया था, प्रॉफिट कमाया था, उसका डिविडेंड आपने अगले साल पे किया है। हाँ और क्या भाई, 2020-21 तो 31 मार्च को खत्म हो गया। सर कब खत्म हो गया, 31 मार्च को। हाँ, आप पेमेंट कब कर रहे हो, सर उसकी पेमेंट तो अक्टूबर हो गई सर, पेमेंट करते करते। तो क्या ये आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आ गया है। हाँ, क्या आपको बात समझ में आई है, मतलब सर, मतलब जिस साल का प्रपोज डिविडेंड होता है, सुन लो, मान लो बेटा डायरेक्टर्स ने डिविडेंड प्रपोज कर दिया था, कब तक, मान लो 31 मार्च तक, मान लेते हैं। हाँ, तो अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो, अरे मस्त कहानी थी ना बेटा, मस्त कहानी थी। देखो अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो प्रपोज डिविडेंड, सर कब का, मान लो आप ईयर बना रहे हो 2020-21 का कैश फ्लो, 2020-21 का कैश फ्लो। हाँ, अगर आपको बोले प्रपोज डिविडेंड ऑफ करंट ईयर, मतलब करंट ईयर का जो डिविडेंड आपने प्रपोज किया है, क्या वो 2020-21 में पे होगा, नहीं। बस यही समझाना था मुझे। क्या समझाना था कि भाई 2020-21 का जो डिविडेंड आपने प्रपोज किया है ना, प्रपोज मतलब जो डायरेक्टर्स ने एक प्रपोजल रखा है, सर वो तो पे करते करते कब हो गई थी, अगले साल की अक्टूबर। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि करंट ईयर का जो डिविडेंड था वो आपके नेक्स्ट ईयर में पे होगा। एवरीबडी बोलो हाँ या ना। अरे वाह सर बात तो सही कर रहे हो आप। ये सुनो, फटाफट से दोबारा देखो मैंने क्या बोला कि डिविडेंड की कहानी कुछ इस तरीके से है कि यार जो करंट ईयर में आपने प्रॉफिट कमाया, करंट ईयर कौन सा है, 2020-21 है। सर कौन सा, 2020-21, यस सर यस। तो 2020-21 में जो भी आपने प्रॉफिट कमाया है, वो प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे शेयर होल्डर्स में एज डिविडेंड। अब वो डिविडेंड जो करंट ईयर का प्रपोज किया है आपने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो प्रपोज किया है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जो लगता है कि पे करना चाहिए, बेटा उसकी पेमेंट तो अगले साल होती है। क्या आपकी पेमेंट इस साल हुई है, नहीं सर, पे करते करते अक्टूबर हो जाती है, हो ही जाती है बेटा, क्योंकि एजीएम जो है एनुअल जनरल मीटिंग सितंबर के आसपास होती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ सर हाँ। तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, सुनो ध्यान से मेरी बात सुनो कि भाई जो करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड होगा, सर इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता है। सच में, हाँ बेटा। अगर मैं आपको और बताऊं, प्रपोज डिविडेंड मैंने आपको पहले ही चैप्टर में समझाया था कि भाई ये आपकी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी होती है। सर क्या होती है, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। सर मतलब मुझे बताओ, ये प्रपोज डिविडेंड है, हाँ, अभी आपकी लायबिलिटी नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी तो ये आपके एनुअल जनरल मीटिंग में जाएगा, वहां पे अप्रूव होगा, तब जाके आप डिक्लेयर करोगे, और डिक्लेयर करने के बाद बनती है लायबिलिटी। देखो ध्यान से, अभी क्या है सर, प्रपोजल है हाँ बेटा। क्या ये पक्की बात है कि आपको ये पे करना, नहीं। अगर एजीएम में इसका अप्रूवल नहीं आया फिर कैंसिल हो जाएगा, हाँ सर कैंसिल हो जाएगा, दोबारा से प्रपोज होगा। सही बात है। तो भाई ये आपकी लायबिलिटी तब बनेगी जब अप्रूवल हो जाएगा एजीएम में। तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, लायबिलिटी विच इज डिपेंडेंट अपॉन फ्यूचर आउटकम,
किसी फ्यूचर आउटकम पे डिपेंडेंट है उसको बोलते हैं कॉन्टिंजेंट। तो करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड हमारी सिर्फ एक कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी होती है, वो बैलेंस शीट में कहीं नहीं आती। इसका मतलब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे 2020-21 का कैश फ्लो बनाना है तो क्या मैंने जो प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का होगा क्या वो इस साल पे किया होगा? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, सुनो ध्यान से। जो बेटा आपने पिछले साल डिविडेंड प्रपोज किया होगा, प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर। सर प्रीवियस ईयर का मतलब 2019-20। ओ यस, जो 2019-20 में आपने डिविडेंड प्रपोज किया होगा क्या आपने उसको अक्टूबर 2020 में पे किया होगा, मतलब इस करंट ईयर में? तो पिछले साल जो प्रपोज किया था वो इस साल का आपका क्या बन जाता है? कैश फ्लो। ये हमारा इस साल पे होगा, पेड इन 2020-21। यस सर यस, तो ये आएगा आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। बात समझ में आई? एवरीबडी फटाफट से बोलो बेटा, इतना डिटेल में तो मैं इससे ज्यादा तो मैं क्या ही समझाऊं। ये सुनो कि भाई सिंपल सी बात है, ऐसा क्यों होता है? देखो जनरली क्या होता है, जनरली आपको बस इतना बता दिया जाएगा कि करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड जो है वो आपको फाइनेंसिंग में नहीं डालना है, प्रीवियस ईयर का जो प्रपोज है वो डालना है। मैंने आपको उसके पीछे की कहानी समझाई है कि ऐसा क्यों होता है। क्या आपको बात समझ में आ गई? तो बेटा करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड, बेटा ये देखो ये क्या है सर? हमारी आंखें। सर ये ओ आंखें, सर हमको देखना ही नहीं है सर हमको ना ये देखना ही नहीं है क्या करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड। सर इसका कोई ट्रीटमेंट पूरे के पूरे कैश फ्लो में होता ही नहीं है, पूरे कैश फ्लो में। क्यों? क्योंकि ये कुछ है ही नहीं, ये तो प्रपोजल है, अभी तो सिर्फ प्रपोजल है, ना तो लाइबिलिटी है, ना पेमेंट हुई है, ना कुछ हुआ है। बात समझ में आ गई? हमको तो सिर्फ सर ये देखना है, हमको ऐसे ऐसे बेटा बड़ी बड़ी आंखों से देखना है, ऐसे बड़ी बड़ी आंखों से। वाह सर वाह, ऐसे बड़ी बड़ी आंखों से किसको देखना है बेटा? सारी नजरें यहां पे होनी चाहिए। हाँ ठीक है, पता नहीं क्या बनाया मैंने, राइट। तो ये मेरा क्या है सर? प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड इस साल पे होता है। ये बात समझ में आ गई? हाँ सर ये बात समझ में आ गई है। अब बेटा डिविडेंड दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है फाइनल डिविडेंड, जिसकी अभी हमने बात करी है। सर फाइनल डिविडेंड का मतलब क्या होता है? फाइनल डिविडेंड का मतलब होता है जब पूरा साल बीत गया, आपने पूरा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बना लिया, आपको पता चल गया कि हाँ फाइनली मैंने इस साल इतने साल का प्रॉफिट कमाया है। देखो अगर लॉस होगा तो आप डिविडेंड वैसे ही नहीं देते। अरे लॉस के केस में भाई डिविडेंड कैसे दोगे? डिविडेंड तो प्रॉफिट के केस में देते हैं, सही बात है। तो फाइनल डिविडेंड मतलब जो अभी हमने डिस्कस किया कि फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, उसके बाद आपकी मीटिंग हुई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, फिर एजीएम की, इसको बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। हाँ एक होता है बेटा इंटरिम डिविडेंड। सर क्या होता है इंटरिम डिविडेंड? सर इंटरिम डिविडेंड का मतलब क्या होता है? ध्यान से सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे। सर इंटरिम डिविडेंड का मतलब होता है साल के बीच में पे कर देना। क्या बोला मैंने? साल के बीच में पे कर देना। इंटरिम, इंटरवल है ना, इंटरवल मतलब साल का इंटरवल था भाई। अभी तो इंटरवल चल रहा था, कहानी खत्म ही नहीं हुई थी, लेकिन आपने क्या किया? आपने बीच में दे दिया। सर ऐसा क्यों होता है? अगर कंपनी बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमा रही है, अपने शेयर होल्डर्स को खुश करना चाहती है, पब्लिक को यह बताना चाहती है कि मैं कितनी बढ़िया कंपनी हूं, तो वो बीच साल में डिविडेंड पे कर सकते हैं। हाँ सर इसका प्रोसेस क्या होता है बेटा? इसका प्रोसेस बहुत ही ज्यादा आसान होता है। क्या इसमें इतना लंबा प्रोसेस होता ही नहीं है। इसमें बस क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बैठेगी, हाँ सर बैठेगी, और वो फटाफट से डिक्लेयर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एजीएम ईजीएम कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अगेन सिंपल सी बात है, अगर मान लो आपका ईयर कौन सा चल रहा है सर? 2020-21। हाँ तो अगर आपने 2020-21 में ही इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है, उसी साल में पे हो जाता है। जिस टाइम पे ये डिक्लेयर होता है, देखो जब डिक्लेयर होता है तो कंपनी की लायबिलिटी बन जाती है। जब डिविडेंड डिक्लेयर होता है, डिक्लेयर का मतलब अनाउंसमेंट कर दी कि मैं तुमको इतना डिविडेंड दे रही हूं, तो फिर कंपनी की लायबिलिटी बन गई कि हाँ कंपनी को अब पे करना ही करना है। हाँ तो बेटा डिक्लेयर होने के विद इन 7 डेज आपको पे करना ही करना होता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? 7 दिन के अंदर अंदर पे करना है। हाँ जी बिल्कुल करना, 7 दिन के अंदर आपको पे करना होता है। तो बेटा इंटरिम डिविडेंड का कोई चक्कर नहीं है, जिस साल में आपने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है उसी साल में पे हो जाएगा। इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ना इसकी कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत ही आसान होता है, बहुत ही ज्यादा आसान होता है। अब सुन लो बेटा कुछ इंपॉर्टेंट बातें। हाँ जी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। कहानी तो यहीं पे खत्म हो गई सर, कहानी खत्म हो गई। आई होप आपको कहानी पूरी की पूरी समझ में आई होगी। यस और नो? एक बार फटाफट से कहानी का क्या करते हैं सर? समरी बनाते हैं। सर सिंपल सी बात, पूरी कहानी की समरी ये थी कि जो हमारा फाइनल डिविडेंड होता है, जो प्रपोज डिविडेंड होता है, सर करंट ईयर का देखना ही नहीं है, नहीं देखना।
देखना ही नहीं है, ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर का प्रोपोज डिविडेंड होगा वो मेरा इस साल का आउटफ्लो बनेगा, वो मैंने इस साल पे किया होगा। हाँ सर, बस बात इतनी सी थी, इसके पीछे की लॉजिक मैंने आपको बता दिया। और इंटरिम डिविडेंड बहुत ही सिंपल है, जिस साल का इंटरिम डिविडेंड होता है उसी साल पे हो जाता है, इसमें कोई ज्यादा फॉर्मेलिटीज लीगलिटीज नहीं होती है, राइट, सिंपल सी बात है। हाँ, अब मेरी बात सुनो, सबसे पहली बात, सर हमें किस पे करना होता है, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, ठीक है। अब आ जाओ बेटा, आ जाओ, अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। हाँ सर, कुछ एग्जांपल्स करेंगे, मैं आपको पूरा, देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बस 2 ही कॉन्सेप्ट है सर। पहला कॉन्सेप्ट किस चीज का है सर, पहला कॉन्सेप्ट है आपका डिविडेंड का, दूसरा इंटरेस्ट का, बाकी कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। आ जाओ, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। देखो देखो देखो, मान लो बेटा ये आपका ईयर है 31 मार्च 2020, ओके, और 31 मार्च 2021, ऑल राइट, ठीक है सर, ठीक है। अब सुनेंगे ध्यान से, मान लो यहां पे आपको दे रखा है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या दिया हुआ है बेटा, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सर कितना है, मान लो 1 लाख रुपीज, ओके, और ये कितना हो गया 1,50,000, ठीक है। ये आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, सर कितना, ये हो गया 2 लाख, और ये 2 लाख ही है, मान लो ये अभी आपका 2 लाख ही है, ठीक है, या बढ़ा देते हैं, मान लो 2,50,000 है, ठीक है। अब मान लो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी गिवन है। क्या गिवन है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, अच्छा अच्छा अच्छा, यस यस यस, ठीक है। क्या गिवन है बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व गिवन है। अब सुनो ध्यान से मेरी बात सुनो, ठीक है। सर ये हो गया 1 लाख से 1,50,000, ये हो गया 2 लाख से 2,50,000। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपको मान लो कितना गिवन है सर, ये है आपको 20,000, ठीक है, और ये हो गया आपका 25,000। अभी समझाऊंगा इसका मतलब क्या है, ठीक है। देन सर और क्या गिवन है, बस इतना गिवन है। और नीचे आपको एडजस्टमेंट्स में क्या गिवन है, ध्यान से सुनो, प्रपोज डिविडेंड ऑफ इक्विटी शेयर्स, अच्छा ठीक है। यहां पे आपको बोला हुआ है 2019-20, और यहां पे बोला है बेटा लिखना है रजिस्टर में, देखना नहीं है, 2020-21। सर कितना, ये 10%, ये 15%, ऑल राइट, ठीक है, बस इतना ही गिवन है, बस इतना ही गिवन है। हाँ, अब सुनेंगे मेरी बात बेटा, फाइनेंसिंग में क्या क्या आएगा। सबसे पहले मेरी बात सुनेंगे ध्यान से बेटा, ये जो आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिख रहे हैं, हाँ सर हाँ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिख रहे हैं, कितना बेटा 10% का दिख रहा है, हाँ जी 10% का। तो आपको पता है कि भाई ये इसका जो डिविडेंड है ये उसका रेट है, 10% क्या है बेटा, डिविडेंड का रेट, सबको पता है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे इसका मतलब 10% का डिविडेंड देना है। सर 10% किसका, जो फेस वैल्यू होती है, डिविडेंड किस पे देते हैं, फेस वैल्यू पे, ये सब हमने शेयर्स के टाइम पे डिस्कस किया था, हाँ ठीक है। 10% ऑफ फेस वैल्यू, मान लो अगर मेरे पास जैसे फॉर एग्जांपल ये 1 लाख की फेस वैल्यू है, ये 1.5 लाख की, तो 1 लाख का 10% डिविडेंड देना है, 1,50,000 का 10%, जो भी चीजें, ठीक है। उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल आपका बढ़ रहा है, हाँ। अब देखो ध्यान से, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बढ़ रहा है, हाँ सर हाँ बढ़ रहा है। स्टार्टिंग में 20,000 था, फिर हो गया 25,000, करेक्ट है। तो क्या इसका मतलब ये है कि 5,000 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और बढ़ा है। अब मुझे बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कब बढ़ता है, जब आप शेयर्स इशू करोगे या डिबेंचर इशू करोगे, जो भी चीज है, कोई भी आप चीज इशू कर रहे हो प्रीमियम पे, ये सुनो हाँ। तो इसका मतलब देखो आपको यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि आपने प्रेफरेंस शेयर भी इशू करे, 1 लाख से 150 हो गए, ठीक है, तो इसका मतलब 50,000 के शेयर्स और इशू करें, 2 लाख से 250 हो गए, इसका मतलब 50,000 के इक्विटी शेयर इशू करें, प्रीमियम पे इशू करें, हाँ। अब प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम पे इशू करा है, इक्विटी शेयर प्रीमियम पे इशू करा है, हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता कि हम प्रीमियम पे इशू करा है। तो क्या बेटा अगर आपने प्रीमियम पे इशू किया है तो आपको पैसा मिला होगा। अगर मान लो आपने इक्विटी शेयर प्रीमियम पे इशू किया है, क्या किया है, इक्विटी शेयर प्रीमियम पे इशू किया है, तो ध्यान करो एंट्री क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, यही होता था कि अगर प्रीमियम पे इशू कर रहे हो, हाँ इंस्टॉलमेंट्स वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, कहीं इंस्टॉलमेंट्स में चले जाओ। मैंने क्या बोला कि अगर मान लो बेटा 100 रुपए का शेयर है, अगर आप 120 पे इशू कर रहे हो, तो क्या आपको पैसे 120 ही मिलते हैं, हाँ सर पैसे मतलब जो आपका कैश का फ्लो होगा वो तो प्रीमियम के साथ ही होगा, सही बात है। तो बेटा इसका मतलब क्या है, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये कैश का इनफ्लो है, और कम हो रहा है तो वो डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। सर क्या है, कैश का इनफ्लो है, हाँ सर कैश का इनफ्लो है, ठीक है सर, इतनी बात समझ में आती है। अब आते हैं प्रपोज डिविडेंड पे। सर किस पे आते हैं, प्रपोज डिविडेंड पे। अब मेरी बात सुनो, आपको बोला है 2019, अब ये इक्विटी शेयर के लिए, हाँ सर इक्विटी शेयर के लिए है, अभी इक्विटी शेयर की बात कर रहे हैं। सर प्रेफरेंस शेयर्स के लिए भी डिविडेंड प्रपोज वगैरह होता है, हाँ बेटा उनके लिए मीटिंग वगैरह होती है कि देना है, प्रॉफिट है नहीं है, उसको डिस्कस करेंगे बाद में। मैंने क्या बोला, 19-20 के लिए 10%,
2021 के लिए 15%। अगेन करंट ईयर कौन सा है सर? करंट ईयर हमारा है 2020-21। मुझे बताओ क्या मुझे 2021 का डिविडेंड देखना है? नहीं देखना। करंट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है उसका कुछ नहीं होता है, वो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है। इसका मतलब इस साल 2020-21 में मैंने कौन सा डिविडेंड पे किया होगा बेटा? प्रीवियस ईयर का। कौन सा पे किया होगा एवरीवन? प्रीवियस ईयर का। यस सर यस। बात समझ में आती है? हाँ जी, हमको बात समझ में आती है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब सुनो ध्यान से मेरी बात सुनो। अब बेटा प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड के लिए कुछ भी मेंशन नहीं है। क्या आपको पूरे क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड के लिए कुछ भी मेंशन है? आंसर इज नो। बेटा मुझे एक बात बताओ, क्या आपने ये चीज पढ़ रखी है कि अगर आप इक्विटी शेयर को डिविडेंड दे रहे हो तो इक्विटी शेयर को डिविडेंड देने से पहले प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दिया जाता है? यस। उनको प्रेफरेंशियल राइट्स मिले हुए हैं, यस और नो, कि डिविडेंड पहले मुझे मिलेगा। तो बेटा ये तो बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने इक्विटी शेयर्स के लिए डिविडेंड दिया है तो प्रेफरेंस शेयर को ये डिविडेंड देना ही देना है। जो 10% का डिविडेंड है ये तो देना ही देना है। क्या आपको बात समझ में आ गई? क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो, प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड मिलेगा। इक्विटी से पहले मिलता है ना बेटा। अगर आप इक्विटी वालों को दे रहे हो तो प्रेफरेंस शेयर वालों को तो दोगे ना। यस सर, बिल्कुल सही बात है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। नाउ द क्वेश्चन इज एवरीबॉडी कि सर डिविडेंड जो है वो हम, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है। बेटा पूरा कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में खत्म करवा रहा हूं, सुन लो ध्यान से। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। यस सर यस। ये हमारा ओपनिंग है, ये हमारा क्लोजिंग है। सर हम ओपनिंग बैलेंस पे देंगे या क्लोजिंग बैलेंस पे देंगे? दिमाग लगाओ, दिमाग। याद नहीं करनी चीजें। मुझे एक बात बताओ, आप इस साल कौन सा डिविडेंड पे कर रहे हो? सर पिछले साल वाला पे कर रहे हो ना? हाँ यस और नो। कब वाला पे कर रहे हो? पिछले साल वाला। तो पिछले साल जितने शेयर थे उन्हीं पे तो आपने डिविडेंड प्रपोज किया होगा। सर नहीं समझ में आया। अरे भाई साहब सुनिए मेरी बात, आपने ये डिविडेंड कब प्रपोज किया है? आपने 2019-20 में, कि भाई इतने हमारे शेयर हैं। कितने सर? मान लो इक्विटी शेयर हमारे कितने हैं? 2 लाख। सर हमारे अभी 2 लाख शेयर हैं। हाँ, इनको मैं 10% डिविडेंड दे रहा हूं। हाँ जी। अरे 2 लाख वालों को ही दोगे ना? हाँ सर हाँ। अब जो ये 2,50,000 है जो आपने करंट ईयर का डिविडेंड प्रपोज किया होगा वो आपने इनके लिए किया होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? बेटा देखो, मैं लिखवाने के लिए आपको सिंपल सी एक चीज लिखवा सकता हूं। क्या? देखो सर, ऐसे मैंने नोट लिखवा दिया और मेरा काम हो गया। क्या सर? डिविडेंड इज पेड, जो मेरा फाइनल डिविडेंड होता है, फाइनल डिविडेंड इज पेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस। लिख लो, काम खत्म हो गया मेरा। इज पेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस। अब बात ये क्यों ओपनिंग बैलेंस? बेटा देखो मेरी बात सुनो, है ना, मेरी बात सुनो। मैं एक चीज हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि बेटा ये आपकी लाइफ में काम आए या ना आए, जो आप बुक्स में पढ़ रहे हो वो आपकी लाइफ में काम आए या ना आए, लेकिन जो पढ़ने का तरीका है ना वो इस तरीके से करो कि वो लाइफ में काम आए। मतलब सर कि अगर कोई चीज पढ़ रहे हो तो उसमें इतनी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि भाई इन जनरल आपकी लाइफ में क्यूरियोसिटी बढ़े, वो आपको काम आएगी। ये काम आएगा नहीं आएगा वो तो बात की बात है। बात समझ रहे हो कि भाई अगर ये ओपनिंग बैलेंस है तो क्यों है, ये आपका क्वेश्चन आना चाहिए। टीचर ने नहीं बताया तो पूछो। बात समझ में आ गई? सर ओपनिंग बैलेंस सिंपल सी बात है, इसीलिए है सर, इसीलिए है क्योंकि हम पिछले साल का डिविडेंड पे कर रहे हैं। तो पिछले साल तो मेरे शेयर 2 लाख ही थे ना। हाँ इसीलिए है। बात समझ में आ गई? अब देखो मैंने आपको बहुत सारी चीजें समझा दी। हाँ अब इसके बाद देखो मैं क्या कर रहा हूं। आ जाओ, टेंशन मत लो। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो क्लास के एंड होते होते तक आ जाएगा। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है ना। हमको आंसर कैसे प्रेजेंट करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये हमने यहां पे एक लाइन खींच दी, यहां लिखा अमाउंट। ऑलराइट, कल मैंने एक वीडियो डाली है कि भाई आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। आई होप वो सबने देख लिए। बेटा क्या कहा था? प्रैक्टिस करनी है विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन, है ना। जो मैंने बातें आपको कल वीडियोस में बताई है उसको जरूर इंप्लीमेंट करना है। सर सबसे पहले क्या हुआ? देखो सबसे पहले मुझे साफ साफ दिख रहा है कि आपने प्रेफरेंस शेयर इशू करे या नहीं करे। हाँ सर करें। 1 लाख थे, 1,50,000 हो गए, तो 50,000 के शेयर इशू करोगे तो पैसा मिलेगा। हाँ तो यहां हम क्या लिखेंगे? प्रोसीड्स का मतलब पैसा मिलना। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर्स। 12% प्रेफरेंस शेयर कितना सर? 50,000। आ गया। क्या आपने इक्विटी शेयर भी इशू करे? हाँ सर 50,000 के। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। पहले हमने आसान चीजें लिख ली, वैसे मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स।
आ गया, हाँ जी बिल्कुल आ गया। सर कितना 50,000, यस सर 50,000। अब देखो इसके बाद क्या है मेरे दोस्त, इसके बाद आता है डिविडेंड, है ना, और तो कुछ बचा ही नहीं है, इसके बाद आएगा डिविडेंड, राइट। अब डिविडेंड आपको पता है, डिविडेंड आपको पता है कि आपने 2 डिविडेंड पे करे हैं, एक तो इक्विटी पे, और अगर इक्विटी पे कर रहे हो तो प्रेफरेंस को तो पे करना ही करना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। सबसे पहले डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। अरे आसान है रे, बहुत ही ज़्यादा आसान है। सर कितना पे करेंगे, करंट ईयर का प्रपोज देखना ही नहीं है सर, प्रीवियस ईयर का 10%, ओपनिंग बैलेंस पे, हाँ जी कितना 2 लाख, 2 लाख का 10% 20,000 पे कर रहे हो मतलब आउटफ्लो, अरे पे कर रहे हो तो पैसा जा रहा है मतलब नेगेटिव, यस सर यस। उसके बाद डिविडेंड आपने प्रेफरेंस शेयर्स पे पे करा, डिविडेंड पेड ऑन 12% प्रेफरेंस शेयर्स, 10% आई थिंक 10% प्रेफरेंस शेयर्स, अगेन 10% डिविडेंड पे करना है, हाँ जी 10% डिविडेंड पे करना है, राइट। 10% ओपनिंग बैलेंस पे कितना आ जाएगा 10,000, यस सर यस 10,000 आ जाएगा। खत्म हो गया, खत्म हो गया रे ठीक है, 50 1 लाख, 1 लाख माइनस 30 इट विल बी 70,000। अब अगेन जैसे हमने इन्वेस्टिंग में पढ़ा था कि भाई अगर आपका कैश फ्लो का जो आंसर है वो पॉजिटिव आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, उसको बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग, ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या आसान था बेटा, बहुत ही ज्यादा आसान था, सही बोल रहा हूं, हाँ सर सही बोल रहा हूं, ये सुनो। तो डिविडेंड की कहानी आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं बेटा, आपको मैं कुछ चीजें और समझाऊंगा। कौन सी सर, इंटरिम डिविडेंड के बारे में समझाऊंगा। एक और एग्जांपल लिखेंगे, आओ बेटा एक और एग्जांपल लिखेंगे, सब लिखेंगे अपने रजिस्टर में, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बेटा सब लिखेंगे। मेरे पास कोई बुक नहीं है जहां से मैं देख के लिख रहा हूँ, मेरे मन में जो आ रहा है वो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, आ जाओ भाई यहाँ लिखो 31 मार्च 2020, चलो 21 लिखते हैं यार, अभी जो ईयर चल रहा है 31 मार्च 2022। तो हमें कौन से ईयर का कैश फ्लो बनाना है, 21-22 का बनाना है, ठीक है सर। अब क्या क्या गिवन है मेरे दोस्त, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे सर। 10% प्रेफरेंस शेयर्स, 10% प्रेफरेंस शेयर्स सर कितने, मान लो 5 लाख, ओके, और फिर आपने 4 लाख कर दिए, बहुत बढ़िया, कितने कर दिए, 4 लाख कर दिए, डन 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 डन, हाँ जी डन 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 डन, ठीक है। अब सुनो यहां पे आते हैं इक्विटी शेयर्स। अरे रुको रुको रुको, हमने पिछले वाले क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम तो लिया ही नहीं, ओहो, अरे बेटा ये गलती नहीं करनी है सर, ये आपसे गलती कैसे हो गई बेटा, भूल गया मैं, सॉरी। अरे सुनो ध्यान से बात सुनो, हमने सिक्योरिटी प्रीमियम हमने समझा था ना, हाँ सर हाँ, लेकिन भूल गए, हाँ बेटा भूलना नहीं है, ठीक है। अब मैं ऐसा बोल सकता हूं, कैसे बोल सकता हूं कि बेटा ये गलती मैंने क्यों करी है, क्योंकि ये गलती आप भी करते हो, ये गलती आप भी करते हो, इसीलिए मैंने ये गलती करी है ताकि आप ये गलती ना करो, है ना। इसको बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब अपने आप को बचाने का तरीका, ठीक है, राइट। ये गलती क्यों करी है मैंने, ये गलती इसलिए करी है ताकि आप ये गलती मत करो, कि भाई अगर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम बढ़ रहा है, यहां पे आपका सिक्योरिटी प्रीमियम बढ़ रहा था, यस सर यस, मैंने आपको समझाया भी था, लिखना वहां पे भूल गया, सिक्योरिटी प्रीमियम 5,000 से बढ़ रहा है, तो अब या तो आपने इक्विटी शेयर इशू करे होंगे या आपने प्रेफरेंस शेयर इशू करे होंगे, कोई भी इशू करा होगा, तो यहां पे लिख दो इंक्रीज इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इंक्रीज इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। वाह मजा आ गया बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये मैंने जानबूझ के किया है क्योंकि आप ऐसा भूल जाते हो, ठीक है। सर पैसे आए हैं, हाँ सर पैसे आए हैं, तो आंसर आ जाएगा 75,000, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, राइट। ओके गाइस, आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ फटाफट से। इक्विटी शेयर्स आपको कितना गिवन है, अरे मैं इक्विटी शेयर लिख रहा था ना तब मुझे याद आया, ठीक है। इक्विटी शेयर 2 लाख, हाँ सर हाँ, मान लो ये आपने इशू करा है 3 लाख, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दे रखा है, सिक्योरिटी प्रीमियम सर कितना है 10,000, ओके, और यहाँ पे है 8,000, कितना है 10,000 और 8,000, ठीक है ठीक है ठीक है, कम हो रहा है, हाँ बेटा भी समझाऊंगा क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है, ओके। और क्या दे रखा है बेटा, अब आपको दे रखा है डिबेंचर्स, मान लो 12% डिबेंचर्स, अगर डिबेंचर के आगे कुछ परसेंटेज गिवन है इट मीन्स उसका इंटरेस्ट का रेट है, बिल्कुल सही। सर कितना है, मान लो 1 लाख, ओके, और यहाँ पे हो गया 1,20,000, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर यहाँ पे आओ ध्यान से, अरे बहुत बढ़िया एग्जाम्पल बनाऊंगा बेटा, बहुत ही बढ़िया, सारा कॉन्सेप्ट कवर कर दूंगा इसी में, देखो सर इसके बाद आते हैं, देखो यहाँ पे लिखते हैं, आपको दिया हुआ है प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, अच्छा ठीक है, तो प्रपोज डिविडेंड फॉर, एक तो आपको दिया हुआ है फॉर करंट ईयर,
प्रपोज डिविडेंड फॉर करंट ईयर सर कितना है? अब आपको मान लो दे रखा है सर प्रपोज डिविडेंड कितना दे रखा है 50,000 60 मान लो 1 लाख। अच्छा ठीक है, और आपको बेटा प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड दे रखा है सर कितना 80,000। ऑल राइट, ठीक है सर ठीक है। और बताओ और बताओ, अब मेरी बात सुनो, इसके बाद आपको दे रखा है इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 15%। बस बेटा ये क्वेश्चन समझ लिया तो आधी से ज्यादा फाइनेंसिंग खत्म हो जाएगी। झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं, सब कुछ कवर कर दिया मैंने। हाँ जी सब कुछ कवर कर दिया, एक एक करके आराम से होले होले समझेंगे, होले होले समझेंगे। हाँ सर सबसे पहले हम किसका ट्रीटमेंट करेंगे? डिविडेंड का। अब मेरी बात सुनो बेटा, यहां पे एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, आप मुझे बताओ, यहां पे लिखा है प्रपोज डिविडेंड, यहां पे मैंने क्या लिखा था? प्रपोज डिविडेंड, हाँ ठीक है, ऑफ इक्विटी शेयर। यहां पे मैंने लिखा था प्रपोज डिविडेंड ऑफ इक्विटी शेयर। अब मेरी बात सुनो, यहां पे सिर्फ क्या लिखा है? प्रपोज डिविडेंड। सर मैंने आपको क्या बोला? डिविडेंड इक्विटी का भी प्रपोज होता है, प्रेफरेंस का भी। जो हमारा फाइनल डिविडेंड होता है, हमारा जो डिविडेंड फाइनल वाला, मतलब साल खत्म हो गया उसके बाद वाला, प्रपोज डिविडेंड आपका इक्विटी का भी होता है और आपका प्रेफरेंस का भी होता है। हाँ सर हाँ बिल्कुल होता है, यस और नो। अब बेटा यहां पे अगर मेंशन नहीं किया हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं बार बार बोल रहा हूं, यही छोटी मोटी गलतियां हैं जो मार्क्स कटवाती हैं। बेटा यहां पे आपको मेंशन किया गया क्या कि इक्विटी का है या प्रेफरेंस का है? बोलो हाँ या ना, किया है? नहीं। देखो करंट ईयर को तो देखना ही नहीं है, हाँ प्रीवियस ईयर का 80,000 दिया है। अब बच्चे गलती कहां पे करेंगे? सुन लो सुन लो सुन लो, कि सर ये मान लेंगे कि इक्विटी का डिविडेंड है, हाँ, और 10% हम प्रेफरेंस पे दे देंगे। बेटा यही गलती नहीं करनी है सर, यही गलती नहीं करनी है। हाँ कि भाई अगर आपको सिर्फ प्रपोज्ड डिविडेंड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सिर्फ प्रपोज्ड, यस सर यस। बेटा अगर सिर्फ प्रपोज लिखा है तो इसका मतलब इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों का मिला के है, दोनों का ही प्रपोज होता है। हाँ सर दोनों का ही प्रपोज होता है, बात समझ में आ गई सर? इसमें दोनों का मिला के, हाँ जी सर इसमें दोनों का मिला के है, तो बेटा प्रेफरेंस का अलग से पे नहीं करना। इसलिए मैंने कहा था कि जो एग्जांपल्स करवा रहा हूं उसी में कॉन्सेप्ट खत्म कर दूंगा मैं, क्वेश्चन तो मैं आपके बुक पे करवा दूंगा, आराम से हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गई? हाँ अब उसके बाद देखो, इसके बाद देखो यहां पे दिया है इंटरिम डिविडेंड। सर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। आजकल बेटा ये यूट्यूब पे गलत चल रहा है, गलत चल रहा है मतलब कि मैंने कुछ वीडियोस देखे जिसमें शायद कुछ कंफ्यूजन की वजह से गलत बताया गया है। मैं आपको उसको क्लियर कर देता हूं कि भाई इंटरिम डिविडेंड अगर इक्विटी शेयर पे दिया है तो क्या होता है बेटा? ये बताया जाता है कि यार अगर इक्विटी शेयर पे इंटरिम डिविडेंड दिया, इंटरिम का मतलब क्या है? इंटरिम का मतलब साल के बीच में दे दिया, अरे इतना पैसा कमा रहे हैं, दे दो। कंपनी को क्या लगता है इतना पैसा कमा रहे हैं, बांट देते हैं, ये सुनो। तो बेटा क्या होता है, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर इक्विटी शेयर पे आपने दिया है क्या इंटरिम डिविडेंड, तो प्रेफरेंस पे भी दिया होगा। नहीं, जरूरी नहीं है बेटा। लॉ क्या कहता है, ठीक है, अब आप लॉ तो पढ़ नहीं रहे लेकिन मैं आपको बता देता हूं भाई। लॉ में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो प्रेफरेंशियल राइट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ फाइनल डिविडेंड के लिए है। सर मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि आपने अगर इक्विटी शेयर को, सुन लो बेटा, ठीक है, मैं याद करवा सकता हूं आपको, सुन लो ध्यान से बेटा। अगर मैं आपको बोल रहा हूं जो हमारे प्रेफरेंशियल राइट है वो सिर्फ फाइनल डिविडेंड के लिए है, मतलब सर अगर क्वेश्चन में दिया है, जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया था कि आपने क्या किया है, आपने इक्विटी शेयर को फाइनल डिविडेंड पे किया है, तो बेटा ये इंप्लाइड है, माना जाएगा कि प्रेफरेंस शेयर वालों को भी फाइनल डिविडेंड दिया होगा, क्योंकि पहले तो हम उन्हीं को खाना खिलाते हैं। ये सुनो, सही बात है सर, सही बात है, ठीक है। अब यहां पे आपने प्रपोज डिविडेंड दोनों का ही दिया, तो वो प्रॉब्लम तो सॉर्ट हो गई। अब आते हैं इंटरिम डिविडेंड पे। तो बेटा इंटरिम डिविडेंड जो है, जरूरी नहीं है अगर आप इक्विटी वालों को दे रहे हो तो प्रेफरेंस वालों को भी दोगे, नहीं जरूरी बेटा। आप गूगल कर सकते हो, आप गूगल कर सकते हो कि ऐसा जरूरी होता है क्या कि अगर मैं इक्विटी वालों को साल के बीच में डिविडेंड दे रहा हूं तो मुझे प्रेफरेंस वालों को भी देना होगा? अजी नहीं, उनका डिविडेंड फिक्स होता है कितना, 10%। उनको मिल गया फाइनल में, हाँ सर मिल गया, बात समझ में आ रही है, राइट। तो अगर जो आपको इंटरिम डिविडेंड दिया हुआ है इक्विटी शेयर का, बस इक्विटी शेयर का ही देना है। छोटी छोटी बातें जो बुक में मिसिंग है, बुक में मिसिंग है, नहीं लिखी हुई, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूं ताकि कंफ्यूजन वंस एंड फॉर ऑल खत्म हो जाए। बस डिविडेंड की कहानी यहां पे खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है। हाँ तो आजा फटाफट से, पहले हम कैश फ्लो बनाते हैं। मैं आपको इंटरेस्ट की कहानी अभी सुनाता हूं, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ओके। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ हमने लाइन बना ली, हाँ जी बना ली। यहाँ लिखो पार्टिकुलर्स,
पार्टिकुलर्स, ओके सर, ओके पर्टिकुलर्स, यहाँ आपने लिखा रुपीस। एक एक करके ध्यान से समझते हैं, अभी तो हमें बहुत चीजें इस क्वेश्चन में समझना बाकी है। सबसे पहले क्या है सर, देखो मेरी बात सुनो। सबसे पहले बेटा आपने प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट करिए। 5 लाख रुपए से 4 लाख रुपए हो गए, कैसे हो गए भाई? पेमेंट करी होगी, हाँ सर पेमेंट करी होगी। तो 1 लाख रुपए की पेमेंट करिए, यस। तो यहां पे लिखो रिडम्पशन ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर्स, या रीपेमेंट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर कितना? 1 लाख रुपीस वापिस कर दिए भाई, वापिस कर दिए। हमने पढ़ा है कि प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल होते हैं, उनको पैसे वापस कर सकते हैं, बिल्कुल कर दिए सर, कर दिए, ठीक है। सेकंड, अगर बेटा आपको जो चीजें सॉरी, जो चीजें आपको साफ साफ दिख रही है, जैसे कि इक्विटी शेयर आपने क्या करें बेटा? इशू करें, हाँ सर करें, 1 लाख रुपए से, बिल्कुल। तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर, प्रोसीड्स फ्रॉम बेटा फ्रॉम ये रहा, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है सर। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका कितना? अरे भूल गया मैं, 1 लाख ना, हाँ 1 लाख पॉजिटिव में आएगा, बिल्कुल आएगा। अब देखो बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की कहानी। पिछले क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम क्योंकि बढ़ रहा था, हाँ सर बढ़ रहा था, तो हमने क्या माना कि भाई पैसा आया होगा। लेकिन बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम कम हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा गया है। सर क्या बात कर रहे हो? हमने चीज पढ़ रखी है, क्या पढ़ रखी है? कि सिक्योरिटी प्रीमियम 5 चीजों के लिए यूज होता है। 5 कीज, यस और नो, ठीक है। आपके पास जो सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट है वो आप 5 चीजों के लिए यूज करते हैं वहां। और जनरली हम वो किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? अगर मुझे एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना होता है। सर समझ में नहीं आया? अगर बेटा आपको डिबेंचर्स चैप्टर याद है, अगर आपको डिबेंचर्स चैप्टर याद है, तो अगर आपको याद है तो देखो हमने पढ़ा था कि जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स होता है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, उसको राइट ऑफ करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम से। याद है या नहीं है? बोलो सर। राइट ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यस सर यस। तो मुझे बताओ, जब आप सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करते हो तो वहां पे कैश का फ्लो नहीं होता बेटा, वो नॉन कैश एडजस्टमेंट होती है। क्या होती है? नॉन कैश एडजस्टमेंट होती है। ऐसा समझ में नहीं आ रहा? सुन लो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बढ़ता तभी है जब पैसा आता है, जब पैसा आता है, ये बात समझ में आती है। लेकिन बेटा जब वो कम क्यों होता है? उसके जो 5 पर्पसेज हैं, उन 5 पर्पसेज में कहीं भी कैश का आउटफ्लो नहीं होता है। वो सारे के सारे क्या है? अकाउंटिंग एंट्रीज होती है बस। क्या होती है? अकाउंटिंग एंट्रीज। जैसे आप यहां पे एंट्री क्या पास करते थे कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू, यस और नो। क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंटिंग एंट्री है? यहां पे आप किसी को पैसे दे रहे हो? नहीं। लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम कम होता है, हाँ ठीक है, बात समझ में आ रही है। बस सिंपल सी बात ये है कि भाई जब सिक्योरिटी प्रीमियम कम होता है वहां पे कोई कैश का फ्लो नहीं होता है, लेकिन जब सिक्योरिटी प्रीमियम बढ़ता है वहां पे कैश का फ्लो होता है। इतनी सी बात थी बस, ठीक है। तो इसको इग्नोर मारेंगे। हाँ अब सुनते हैं बेटा इंटरेस्ट की कहानी। अच्छा पहले डिविडेंड, अरे डिविडेंड दे दो, आ जाओ। अब मेरी बात सुनो, डिविडेंड आपने दिया फाइनल डिविडेंड, हाँ। तो डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, ओके सर ओके। सर कितना पे किया है? प्रीवियस ईयर वाला 80,000। अब मेरी बात सुनो ध्यान से बेटा, इंटरिम डिविडेंड। अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि जो फाइनल डिविडेंड होता है, अरे ये मैं कहाँ जा रहा हूँ बेटा, रुको ना एक सेकंड ये मैं इतना मूव क्यों कर रहा हूँ? हाँ ठीक है कोई बात नहीं। अरे सुनो ध्यान से कि जो हमारा फाइनल डिविडेंड होता है, क्या होता है फाइनल डिविडेंड? मैंने आपको बताया ओपनिंग बैलेंस पे, उसका लॉजिक मैंने आपको समझाया कि भाई क्योंकि वो पिछले साल प्रपोज हुआ था तो पिछले साल जो शेयर थे उसी पे तो दिया होगा, सही बात है, तो वो ओपनिंग बैलेंस है। लेकिन इंटरिम डिविडेंड की कहानी थोड़ी सी अलग होती है। इंटरिम डिविडेंड साल के बीच में पे होता है, सर सही बात है। तो बेटा क्या वो भी हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे पे होगा? द आंसर इज नो, आंसर इज नो। क्यों? अरे मुझे एक बात बताओ, साल के बीच में पे कर रहे हैं, मान लो आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, कब सर? आपने डिक्लेयर किया 30 सितंबर 2021 में, है ना। हमारा ईयर कौन सा है? 2021-22, तो 2021 में कर दिया। तो बेटा 30 सितंबर 2021 को जितने शेयर होंगे, 30 सितंबर, अगर प्रैक्टिकली बात बताऊं तो एक कट ऑफ डेट होती है, ठीक है, उसमें हमको नहीं पढ़ना। लेकिन अब मान के चलो कि भाई जिस दिन मैं डिविडेंड को डिक्लेयर कर रहा हूं उस दिन जितने शेयर होंगे उसी पे डिक्लेयर करूंगा। हाँ तो अगर बेटा 30 सितंबर को शेयर ज्यादा है तो ज्यादा पे डिक्लेयर करूंगा, कम है तो कम पे डिक्लेयर करूंगा। सर मतलब आ जाओ, देखो 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 मेरी बात सुनो, आपके ओपनिंग में 2 लाख रुपए है, हाँ सर ओपनिंग में 2 लाख रुपए है, सही बात है। अब आपने 1 लाख इशू करे हैं, क्या आपको इंफॉर्मेशन गिवन है कि 1 लाख कब इशू करे हैं? नहीं सर, नहीं। जैसे मैंने आपको इन्वेस्टिंग में कहा था
कि भाई अगर आपको गिवन नहीं है कि आपने मशीनरी कब परचेज करी है या सुनो कब सेल करी है, तो हम क्या मानते हैं कि साल के एंड में हुआ है जो हुआ है। मानते हैं नहीं मानते? ऐसा एजम्पशन है, हाँ सर एजम्पशन है कि भाई हम मानेंगे कि सब कुछ क्या हो रहा है सर, साल के एंड में हो रहा है। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, मुझे एक बात बताओ सोच समझ के, अब ये 3 लाख रुपए शेयर का 3 लाख के शेयर कब हुआ है? साल के एंड में। स्टार्टिंग से लेके एंड तक तो 2 लाख ही थे ना? हाँ सर हाँ, स्टार्टिंग से लेके एंड तक 2 लाख ही थे। तो भाई जब आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया होगा वो तो साल के बीच में किया है ना? हाँ सर हाँ, तो तब उस टाइम तो 2 लाख रुपए होंगे। हाँ बिल्कुल। लेकिन बेटा मान लो अगर क्वेश्चन में गिवन होता, अगर क्वेश्चन में गिवन होता कि आपने जो ये 1 लाख रुपए के शेयर इशू करे हैं, मान लो ये आपने जुलाई में करे हैं। सर कब करे हैं? जुलाई 2021 में। तो क्या आप 15% का डिविडेंड पूरे 3 लाख पे देते? हाँ देते। बात समझ रहे हो कि भाई देखो आपको कॉन्सेप्ट समझना है यार, मैं आपको ना ये लिखवा के याद नहीं करवा सकता हूं कि भाई ये आपको इस डेट पे करना है, ये इस डेट पे करना है। नहीं, क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है ट्विस्ट होके, तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट क्या है सर कि भाई देखो फाइनल डिविडेंड ओपनिंग बैलेंस पे होगा हमेशा, लॉजिक समझा दिया। इंटरिम डिविडेंड जब पे हो रहा है तो मुझे देखना पड़ेगा उस दिन पे कितने शेयर्स थे, क्योंकि मैं तो साल के बीच में पे कर रहा हूं। तो भाई अगर मान लो 30 सितंबर को पे कर रहा हूं, हाँ सर हाँ 30 सितंबर को पे कर रहा हूं, तो 30 सितंबर को कितने शेयर थे उस पे मैं डिविडेंड पे करूंगा। सिंपल सी बात है, लॉजिकल बात है। हाँ यहां पे आपको कोई डेट मेंशन नहीं है, नहीं है कोई डेट मेंशन। और आपको पता है कि जब कोई डेट मेंशन नहीं होती है तो मैं क्या मानता हूं, जितने भी शेयर हैं वो साल के एंड में इशू हुए। ये सुनो, तो यहां पे 15% भी हम 2 लाख पे करेंगे। बात समझ में आ गई? लेकिन आपको बता रहा हूं ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। आ जाओ, इंटरिम डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड। अब सुन लो, इंटरिम डिविडेंड पेड में क्या आएगा सर, कितना आएगा? देखो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो सर, 2 लाख रुपए के शेयर्स हैं, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 15%, 30,000। बस डिविडेंड की कहानी यहीं पे खत्म होती है। इसके अलावा एक भी और पॉइंट डिविडेंड में नहीं है। अब आते हैं बेटा इंटरेस्ट की कहानी पे। इंटरेस्ट की कहानी में बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको, बैड जोक। देखो इंटरेस्ट की कहानी, इंटरेस्ट की कहानी, हाँ इंटरेस्ट की कहानी। अब मेरी बात सारे बच्चे ध्यान से सुनोगे, ठीक है? डिविडेंड क्या होता है बेटा? प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें कभी भी टाइम पीरियड कंसीडर नहीं होता सर। टाइम पीरियड मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल कि 6 महीने का डिविडेंड, 3 महीने का डिविडेंड नहीं। आपको प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। वहां मैंने आपको कभी भी ये नहीं बताया कि भाई आपको डिविडेंड यहाँ पे 3 महीने का पे करना है, यहाँ पे 6 महीने का नहीं रहे। आपको तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है बस। वहां पे कभी भी आपका टाइम पीरियड कंसीडर नहीं होता है। लेकिन इंटरेस्ट में होता है। हाँ सर इंटरेस्ट में होता है सर। मतलब बेटा मानेंगे अब कि मान लो आपके पास स्टार्टिंग में कितने डिवेंचर्स हैं? 1 अप्रैल 2020 10% डिवेंचर्स। अरे इसी क्वेश्चन को लूंगा ना भाई मैं, और किसी क्वेश्चन को क्यों लूंगा? देखो इस क्वेश्चन में क्या है सर, इस क्वेश्चन में आपके 1 लाख और 1 लाख 20 है। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 1 लाख का। ओपनिंग बैलेंस आपका 1 लाख का है। हाँ सर हाँ, ओपनिंग बैलेंस 1 लाख का है। क्लोजिंग बैलेंस की अगर मैं बात करूंगा तो कितने का है सर? 1,20,000 का। कितने का है? 1,20,000 का। एब्सोल्युटली यस सर, ठीक है। और आपको 12% डिबेंचर्स दिए हैं, तो एक बात तो पक्की है कि आपको 12% का इंटरेस्ट पे करना है। नाउ द पॉइंट इज कि 1 लाख पे करना है, 1,20 पे करना है। अगर क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताया, क्या नहीं बताया कि आपने जो 20,000 के डिबेंचर इशू करे हैं, आपने जो 20,000 के डिबेंचर इशू करे हैं वो कब करे? बताया क्या? नहीं बताया। क्वेश्चन में बताया सर? नहीं बताया। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, मुझे एक बात बताओ, अगर उन्होंने नहीं बताया तो क्या मानेंगे एंड में? आपने ये क्या माना जाएगा? आप माना जाएगा कि भाई 20,000 आपने ईयर के एंड में करे। हाँ तो मुझे बताओ, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं एग्जैक्ट उसी तरीके से निकालते हैं बेटा। इंटरेस्ट हर चीज का उसी तरीके से निकलता है, बेशक वो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, कोई भी हो, इंटरेस्ट ऑन आपका बोरिंग्स हो, ठीक है भाई। 12% है। हाँ सर हाँ, ये पूरे साल का रेट होता है कि भाई अगर आपके पास 100 रुपए का लोन है तो आपको 1 साल में 12 रुपए का इंटरेस्ट पे करना है। सही बात है। तो मुझे बताओ आपके पास पूरे साल स्टार्टिंग से लेके एंड तक कितने के डिवेंचर थे? 1 लाख रुपए के। तो बेटा मैं इंटरेस्ट 1 लाख पे करूंगा। एब्सोल्युटली यस। क्योंकि मैं क्या मान रहा हूं? मैं तो ये मान रहा हूं ना, जो एडिशनल डिवेंचर है वो तो साल के एंड में इशू हुए हैं। मैं क्या मान रहा हूं कि जो 20,000 रुपए के डिवेंचर हैं वो साल के एंड में इशू हुए हैं, प्लस 20,000 एट द एंड। तो भाई वो तो 31 मार्च को इशू हुआ है, 31 मार्च को साल खत्म हो गया, उन पे तो अब अगले साल इंटरेस्ट पे होगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन मेरे भाई सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर क्वेश्चन में गिवन हो
कि भाई डिबेंचर्स वर इशूड, बस इसके बाद आपका ये फाइनेंसिंग खत्म है। आपको एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा, डन। डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 30 सितंबर 2021। अब सुन लो ध्यान से, अब आपको क्या बताया गया है, आपको बताया गया कि आपने डिबेंचर कब इशू करे हैं, 30 सितंबर 2021 को इशू करे, ठीक है। सुन लो सुन लो सुन लो, इसका मतलब सर 1 लाख रुपए के डिबेंचर 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक थे जो आपके डिबेंचर का बैलेंस था। तो मैं 1 लाख पे 12% का इंटरेस्ट दूंगा, हाँ, लेकिन 6 महीने के लिए। 1 अप्रैल से 30 सितंबर 6 महीने होता है, हाँ सर हाँ 6 महीने होता है। प्लस अब 30 सितंबर के बाद मेरे डिबेंचर कितने हो गए हैं मेरे दोस्त? क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे ही निकालना सिखाया था? हाँ, 30 सितंबर के बाद मेरे पास डिबेंचर हो गए 1,20,000। तो भाई अब मैं 1,20,000 पे इंटरेस्ट दूंगा, एब्सोल्युटली यस। कितने महीने के लिए? 31 मार्च तक। 31 मार्च तक 6 महीने बचे, हाँ बस। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो इंटरेस्ट के टाइम पे टाइम पीरियड कंसीडर करना जरूरी है, डिविडेंड के लिए जरूरी नहीं होता। जरूरी क्या, करना ही नहीं होता भाई। डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, उसमें टाइम पीरियड क्या आएगा? इंटरेस्ट में आता है। ये सुनो, अगर हम इसकी बात करें, अब आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इंटरेस्ट पेड ऑन 12% डिबेंचर्स। यहां पे आपको डिबेंचर के इशू की डेट मेंशन्ड है क्या? अजी नहीं मेंशन है। क्या मानेंगे? साल के एंड में हुआ है, इसका मतलब मुझे क्या करना है सर? 1 लाख पे 12% पे करना है, 12,000 रुपए। हाँ बेटा, यहां पे मैंने आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी के सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं, ठीक है, और इतनी डिटेल में समझाया है कि क्या बताऊं। 1 लाख प्लस 1 लाख माइनस 80 माइनस 30 माइनस 12, आंसर नेगेटिव में आ रहा है। अगर कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो तो मुझे बता देना बेटा, है ना। कितना आ रहा है? आई थिंक इतना ही आ रहा है ना। हाँ, प्लस में था माइनस में, हाँ ठीक है। 122। क्या यहाँ पे आपका नेगेटिव फिगर आ रही है? तो मैं क्या लिखूंगा? कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आपने यहाँ पे यूज किया है ना बेटा कैश को, यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फटाफट से मुझे बताओ, क्या समझ में आ गया? सर हम कैसे बताएं, ये तो रिकॉर्डेड वीडियो है। अरे कमेंट सेक्शन में बताओ ना, यस और नो, ठीक है। रिप्लाई तो मिल ही जाता है आपको। रात को बैठ के बेटा मैं आधा 1 घंटा यही करता हूँ, सारे कमेंट्स पढ़ूंगा, जितने भी आपके क्वेरीज होते हैं उन सबके मैं आपको रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। ये हमारा फाइनेंसिंग। अब मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त एक क्वेश्चन कराऊंगा, मजा आ जाएगा। उस क्वेश्चन को करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ये सुनो, आते हैं फटाफट से उस क्वेश्चन पे, देखो। ऑलराइट गाइस, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और बहुत सही क्वेश्चन है भाई, बहुत सही क्वेश्चन है। देखो फटाफट से आप, ठीक है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालनी है, हाँ जी, आराम से होले होले निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टाइम है अपने पास, ठीक है। आ जाओ, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग लिख लो कि ये मेरा ओपनिंग है और ये मेरा क्लोजिंग है ना। दिख रहा है ना आपको? 2017 2018, यस सर यस। अब देखो यहाँ पे क्या क्या गिवन है। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो रहा है बेटा? 8 लाख से 10 लाख हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर कम हो रहे हैं, 10% डिवेंचर्स बढ़ रहे हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम देखो, अब स्टार्टिंग में 0 है, हाँ 10,000 हो गया, तो इसका मतलब इस साल 10,000 से सिक्योरिटी प्रीमियम बढ़ा है, तो ये कैश इनफ्लो है, हाँ सर बिल्कुल। अब देखो बेटा डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स। सर डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स मतलब, अरे डिवेंचर आपने इशू करे होंगे ना, किस पे? डिस्काउंट पे, याद आ रहा है? हाँ, स्टार्टिंग में 3,000 थे, अब 5,000 हो गए, तो क्या इसका मतलब ये हो गया? एवरीबॉडी ध्यान से सोचो सर, अगर मेरा स्टार्टिंग में बैलेंस डिस्काउंट का 3,000 था, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यार कि अभी तक मैंने जितने डिवेंचर इशू करे होंगे वो 3,000 के करे होंगे। हाँ, वैसे तो बेटा ये डिस्काउंट राइट ऑफ हो जाना चाहिए था। देखो शेयर्स में हमने पढ़ा था, हाँ, लेकिन मान लो अभी तक इन्होंने नहीं किया। अरे आपका डिस्काउंट आ रहा है 3,000 का, मोटी मोटी बात यह है कि यहां पे आपने डिस्काउंट 2,000 से बढ़ाया, मतलब ये कि आपने डिबेंचर्स जो इशू करे हैं, आपने जो डिबेंचर्स इशू करे हैं, देखो सर, ये डिबेंचर आपने 1 लाख के इशू करे, 3 लाख से 4 लाख, हाँ, तो भाई क्या इसका मतलब है कि जो 1 लाख के डिबेंचर आपने इशू करे हैं वो 2,000 के डिस्काउंट पे करें? सोचो, आराम से सोचो कि यार अगर मेरा इस साल का डिस्काउंट 2,000 बढ़ा है, तो इसका मतलब मैंने इस साल 2,000 का डिस्काउंट दिया है, यस और नो। अगर फॉर एग्जांपल जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम बढ़ा है, तो इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम बढ़ा है, इसका मतलब शेयर्स इशू करें, मैंने शेयर्स प्रीमियम पे इशू करें ऑफ कोर्स, और 10,000 का प्रीमियम कलेक्ट किया है, हाँ सर हाँ। सिमिलरली अगर मेरा डिस्काउंट 2,000 से बढ़ा है, तो इसका मतलब यही है ना कि डिबेंचर जो मैंने इशू करे होंगे वो डिस्काउंट पे करे होंगे, एब्सोल्युटली यस, ठीक है। उसके बाद अंडरराइटिंग कमीशन आ रही है, क्या ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है? ऑफ कोर्स बेटा, ये तो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि भाई देखो, कोई भी एक्सपेंस जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कनेक्टेड होगा वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। अंडरराइटिंग कमीशन क्यों पे करते हो?
शेयर्स इशू करने के लिए, डिबेंचर्स इशू करने के लिए आएगा तो फाइनेंसिंग में ही, उसी से रिलेटेड उसका एक्सपेंस है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में 0 है, हाँ, उसके बाद 5000 से बढ़ी, 2500 से बढ़ी, तो सिंपल सी बात है कि 5000 से अंडर राइटिंग कमीशन बढ़ी है, तो इस साल आपने 5000 से अंडर राइटिंग कमीशन पे करी है, 2500 डिबेंचर्स पे करी है, 5000 आपने शेयर्स पे करी है। ठीक है, आराम से करेंगे, आराम से करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, मतलब खत्म। देखो फिर आपको बोला न्यू शेयर्स एंड डिबेंचर वर इशूड ऑन 31 मार्च 2018, मतलब एंड में आपको वो बता रहा है कि मैंने शेयर्स और डिबेंचर्स एंड में इशू करे हैं। ठीक है, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स वर पेड। ठीक है, प्रपोज्ड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, देखो अब प्रेफरेंस शेयर का अलग, इक्विटी शेयर का अलग। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर पे आपको 8% पे करना होगा, कौन से बैलेंस पे, ओपनिंग बैलेंस पे। अब डिविडेंड, अरे यहां पे इसको ठीक करो बेटा, ये आपका 2017 है। ठीक है, 2018 और 2017, ठीक है सर, ठीक है, ऑलराइट। तो मुझे बताओ सर, एक तो ये हो गया, ये आपका किसका है, ये आपका करंट ईयर का है, हाँ सर हाँ, ये आपका प्रीवियस ईयर का है, ऐसा बोलेंगे, बिल्कुल। करंट ईयर को देखना ही नहीं है, प्रीवियस ईयर वाला पे करेंगे, ये बात समझ में आती है। उसके बाद नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है कि प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 18, इसका मतलब एंड में, हाँ सर हाँ, एट अ प्रीमियम ऑफ 4%। सर क्या मतलब है इसका, भाई जैसे डिबेंचर्स को आप प्रीमियम पे रिडीम करते थे, डिबेंचर्स को प्रीमियम पे रिडीम करते थे, हाँ, वैसे प्रेफरेंस शेयर्स को भी करते हैं। सर मतलब देखो देखो, आओ आ जाओ, पूरा क्वेश्चन ध्यान से करेंगे। देखो सर, आपने प्रेफरेंस शेयर कितने रिडीम करे हैं, 50,000 के। अरे स्टार्टिंग में अगर 2 लाख के थे, हाँ सर हाँ, और 50,000 से कम हो गए तो रिडीम करें, हाँ। अब ये 50,000 तो फेस वैल्यू होती है, अरे बैलेंस शीट में तो फेस वैल्यू आती है, बिल्कुल। आपने 4% प्रीमियम पे रिडीम करें, इसका मतलब आपने जब पैसे वापस करे हैं तो 4% फालतू पैसे दिए हैं, राइट, जिसको क्या बोलते हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो इसका 4% निकालोगे 2,000 रुपए आएगा, हाँ। तो इसका मतलब आपने उनको पेमेंट कितने की करी है, 52,000 की। सोचो, आराम से सोचो, 1 मिनट के लिए सोचो कि हाँ यार, मैंने फेस वैल्यू कितनी पे करी है, 50,000। अगर मैंने प्रीमियम पे रिडीम किया है, सर कितना प्रीमियम है, 4% का प्रीमियम है, 50,000 का 4%, 452,000, 2,000, तो 2,000 का आपने एक्स्ट्रा पेमेंट करा है, इसका मतलब पेमेंट आपका कितना हो गया, 52,000। उसके बाद ये बोल रहा है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वाज प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट, इसका कुछ मतलब नहीं है, इसको छोड़ दो। सर वैसे समझाओ ना क्या मतलब है। अरे बेटा, जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होता है, राइट, वो आपका एक तरीके से लॉस है। सर एक तरीके से लॉस है, हाँ, तो वही बोल रहा है वो कि उस लॉस को मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में बुक किया है, वो तो ठीक है, ये हम ऑपरेटिंग के टाइम पे पढ़ेंगे। किसके टाइम पे, ऑपरेटिंग के टाइम पे, अभी इसका कोई काम नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ गई, कुछ पॉइंट समझ में आ गए। अब होले होले आराम से करते हैं, फटाफट से बनाओ फॉर्मेट, आ जाओ। अरे कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सब कुछ हो जाएगा, आपको बस लाइन बाय लाइन, आइटम बाय आइटम देखना है, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ओके, आ जाओ। ये हमने यहाँ पे लिखा, हाँ सर लिख दिया, ठीक है ठीक है ठीक है सर, ओके डन। ये हम यहाँ पे लिख देते हैं रुपीस, कॉलम जो भी आपका यहाँ पे है, अमाउंट, यहाँ लिखा रुपीस, यहाँ लिखा पार्टिकुलर्स, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक एक करके ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले क्या है सर, इक्विटी शेयर कैपिटल 8 से 10 हो रहे हैं, हाँ सर 2 लाख का हो रहा है इंक्रीज, बिल्कुल सर बिल्कुल। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, बिल्कुल सही बात है, हाँ सर बिल्कुल सही बात है। सर कितना कितना, 1 लाख 1 लाख 1 लाख नहीं, 2 लाख 2 लाख 2 लाख, ठीक है सर, 2 लाख से हो गया, ठीक है। अब देखो इसी के साथ बेटा मुझे पता है कि मैंने शेयर्स प्रीमियम पे इशू करें, क्योंकि और तो मैंने कुछ इशू नहीं करा, ना तो मैंने प्रेफरेंस शेयर इशू करे, ना मैंने डिबेंचर इशू करे। अच्छा डिबेंचर मैंने इशू करे, सॉरी हाँ डिबेंचर इशू करें, तो या तो ये होगा कि सर मैंने या तो डिबेंचर प्रीमियम पे इशू करे होंगे, ये सुनो, लेकिन आपको यहाँ पे मेंशन्ड है, क्या मेंशन्ड है कि आपने डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू करे हैं, ये सुनो। तो क्या है इसका मतलब, सिंपल है ना, कि जो प्रीमियम आपका बढ़ रहा है 10,000 रुपए का, वो शेयर्स का है। लेकिन कोई बात नहीं, आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली देखो कि देखो भाई देखो, हमारा शेयर्स बढ़ रहा है, शेयर्स बढ़ रहा है, पैसा आया होगा। अगर मेरा शेयर कैपिटल बढ़ रहा है तो पैसा आया होगा, हाँ। अब मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी बढ़ रहा है तो पैसा आया होगा, बस इतना ही सोचो। मैं इसको अलग से लिख देता हूं, इंक्रीज इन सिक्योरिटी प्रीमियम, इंक्रीज इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 10,000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इतना दिमाग नहीं लगाना, ठीक है।
यस नो? तो सिंपल हमने शेयर्स इशू करे 2 लाख के और 10,000 रुपये का मुझे प्रीमियम रिसीव हो गया। ऑल राइट, अब इसके बाद देखो क्या है, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या हो रहा है सर, 50,000 से कम हो रहा है, लेकिन आपको पता है आपने यहाँ पे 2,000 का प्रीमियम पे किया है, ये तो आपको पता है ना। आ जाओ, देखो 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 देखो, हाँ जी, क्या करेंगे सर, रिडम्पशन ऑफ या रीपेमेंट ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर्स एट प्रीमियम सर 50,000 फेस वैल्यू और 4% प्रीमियम, मतलब 52,000 एवरीवन। यस सर, यस, इजी, वेरी वेरी इजी, कोई दिक्कत ही नहीं है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं डिबेंचर्स पे। सर डिबेंचर्स अगर आप देखोगे सर तो 3 लाख से 4 लाख हो रहे हैं, 3 लाख से 4 लाख, इसका मतलब इशू करे हैं, लेकिन बेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपने डिस्काउंट पे इशू करे हैं। सर कितना डिस्काउंट दिया है, 2,000 रुपये का। अरे 3,000 तो पहले का है, हाँ 2,000 का आपने और दिया इस साल, और आपका 5,000 रुपये टोटल हो गया। ये बात समझ में आती है? तो आपने जो 1 लाख के डिबेंचर इशू करे हैं वो डिस्काउंट पे करे, हाँ, तो मुझे बस ये बताओ कैश का फ्लो कितना हुआ। 1 लाख के डिबेंचर आपने इशू करे, अरे 2,000 का डिस्काउंट दिया तो पैसा कितना मिला, 98,000 मिला ना। कितने पैसे मिले, 98,000। तो इशू ऑफ कितना परसेंट है, 10%, हाँ 10%। प्रेफरेंस शेयर्स 8% है, सॉरी मैंने 12 लिख दिया, अरे बेटा 8% है, ठीक है। इशू ऑफ 10% डिबेंचर्स एट डिस्काउंट, पैसे कितने मिलेंगे, अगर 1 लाख के इशू करे हैं और अगर 2,000 का डिस्काउंट दे दिया तो सर पैसे तो 98,000 ही मिलेंगे। बोलो हाँ या ना? यस सर, यस, बिल्कुल सही। इसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम हो चुका है, डिस्काउंट हो चुका है। अब आते हैं अंडरराइटिंग कमीशन पे। आपने अंडरराइटिंग कमीशन पे करी है, शेयर्स और डिबेंचर्स पे। बेटा मैं चाहूँ तो इसको एक साथ लिख सकता हूँ, अंडरराइटिंग कमीशन ऑन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अलग अलग लिखना, अलग अलग लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अंडरराइटिंग कमीशन ऑन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। सर कितनी पे करी है, शेयर्स पे आपने पे करी है 5,000, शेयर्स पे आपने पे करी है 5,000, डिबेंचर्स पे करी है 2,500, कितना हो गया 7,500। सिंपल, हाँ सर बहुत सिंपल, ये खत्म हो गया। हाँ अब बेटा आ जाओ, हमें इंटरेस्ट पे करना है, भूल मत जाना, भूल ना जाना, बिल्कुल। डिविडेंड पे करना है, हाँ सर डिविडेंड पे करना है। प्रेफरेंस शेयर्स पे भी डिविडेंड पे करना है, इक्विटी शेयर्स पे भी। आ जाओ सर, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स, कौन सा, पिछले साल का प्रपोज्ड, पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। देखो भाई देखो, ध्यान से देखो, पिछले साल का प्रपोज कितना है, 20%, ठीक है सर 20% है। अब 20% है, ओपनिंग बैलेंस 8 लाख है, 8 लाख का 20% 16,000 पे कर दो। सर कर दिया 16,000 पे कर दिया, डन 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 डन, ठीक है। इसके बाद क्या है बेटा, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, डिविडेंड, ये मैंने क्या लिख दिया, डिविडेंड क्या लिख रहा हूं मैं सर, डिविडेंड पेड ऑन 8% प्रेफरेंस शेयर्स, 8% प्रेफरेंस शेयर्स। ओके सर देखो 8% पे करना है ओपनिंग बैलेंस पे, ओपनिंग बैलेंस कितना है हमारा 2 लाख, 8% 16,000, वाह सेम टू सेम, वाह सर वाह, राइट, हाँ सर हाँ ठीक है। ओके इसके बाद इंटरेस्ट की बारी है सर, बिल्कुल आपको बताया डिबेंचर आपने एंड में इशू करे, अरे ये लिखा ना रे, ये देखो, हाँ सर हाँ हमने एंड में इशू करे, तो बेटा इसका मतलब जो आपने 10% का इंटरेस्ट पे किया है ओपनिंग बैलेंस पे किया होगा, क्योंकि बाकी डिबेंचर्स तो बिल्कुल एंड में आए हैं। तो पूरे साल आपके पास कितने के डिबेंचर है, 3 लाख के, 10% इंटरेस्ट 3 लाख पे किया है, यस सर यस, इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर्स। सर कितना आ जाएगा ये 10%, अरे मैं भूल गया, 10% ऑफ कितना, 3 लाख 30,000। क्या हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो गया है? एब्सोल्युटली यस। मुझे बताओ बेटा, सच्ची सच्ची बताना, क्या कोई दिक्कत परेशानी आई? अजी नहीं, कुछ नहीं सर कुछ नहीं, बस आ जाओ फिर आंसर निकालो। किसकी देर कर रहे हो, किसका इंतजार है तुमको? हाँ जी कितना आ रहा है, 9,500 नेगेटिव। अब मेरी बात ध्यान से मेरे बच्चे सुनेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। हाँ अभी के अभी बेटा ये मैं एक एक्टिविटी आपके साथ कर रहा हूँ, क्यों, आपका फोकस बढ़ाने के लिए, सच्ची बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। सुन लो बेटा, मैंने ना इस पूरे क्वेश्चन में एक गलती करी है। क्या करी है? एक गलती करी है। 1 मिनट के लिए हम क्या करेंगे बेटा, 1 मिनट के लिए रुकेंगे, फॉर 1 मिनट। हाँ आपको उस गलती को आइडेंटिफाई करना है, ये आंसर नहीं है, क्या नहीं है, ये आंसर नहीं है ऑफकोर्स। आपको उस गलती को आइडेंटिफाई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। सर हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेटा मैं ये देखना चाहता हूं कि आप सिर्फ देख रहे हो या सच में पढ़ रहे हो, ठीक है। जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ। मैंने इस पूरे क्वेश्चन में एक छोटी सी गलती करी है और इस आंसर में ही करी है, और बताओ मैंने इस आंसर में ही करी है। ढूंढो बेटा ढूंढो,
जल्दी से आपको क्या करना है, आपको मुझे बताना है कि सर आपने कहाँ गलती करी है, फटाफट से बताओ। और ये मैं अब ऑलमोस्ट आगे जितने भी आपको क्वेश्चंस कराऊंगा सब में करूंगा, ठीक तो कर दूंगा मैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने वो गलती ढूंढ ली है। अगर ढूंढ ली है तो मुझे पता चल जाएगा कौन बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं। यस और नो, ठीक है। हाँ जी, हो गया 1 मिनट। हाँ जी, फटाफट से बताओ क्या आपने वो गलती को आइडेंटिफाई कर लिया है, जल्दी से बताओ। कर लिया है, आ जाओ। देखो देखो सर आपने क्या गलती करी है। बेटा मैंने यहाँ पे ऐसी 2 गलतियां करी है जो कोई भी बच्चा आराम से इस क्वेश्चन में कर सकता है, ठीक है। आराम से इस क्वेश्चन में वो 2 गलतियां कर सकता है। सर कौन सी, मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं हर क्वेश्चन में करूंगा ऐसे। सर क्यों करूंगा, क्योंकि भाई आप जो सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, ठीक है, उसको दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मुझे लगता है इसका एक तरीका ये है, देखो ध्यान से, मैं ही आपको बता दूंगा कि आप कौन सी गलती करते हो। सबसे पहला गलती है एक तो यहां पे, ठीक है। सर एक गलती और है, सर कहां पे, एक गलती आपकी है यहां पे। क्या आपने ढूंढ ली थी गलती? यस, इससे पता चल रहा है बेटा अगर आपने गलती आइडेंटिफाई कर लिया मतलब क्लास में फोकस है, नहीं तो बेकार में बस आप 1 घंटे से ऊपर वीडियो देख चुके हो, ठीक है, और आपने बिल्कुल भी फोकस क्लास में नहीं किया है। देखो फटाफट से ध्यान से सुनो। सर सबसे पहले था इशू ऑफ 10% डिबेंचर्स। बेटा अगर डिबेंचर इशू हो रहे हैं तो पैसा आ रहा है, जा नहीं रहा है, नेगेटिव साइन नहीं आएगा। और ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे कैश फ्लो में करते हैं। बहुत कॉमन मिस्टेक है कि भाई नेगेटिव लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर से नेगेटिव चल रहा है, हाँ ऊपर से नेगेटिव चल रहा है, नेगेटिव लगा दिया। तो इसके लिए आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल 100% होना चाहिए। बात समझ में आ गई कि भाई अगर आपने इशू करे हैं तो पैसा आया है ना, गया थोड़ी है। एक बात ये समझ में आ गई। सर दूसरी गलती आप करते हो ये वाली। सर कौन सी? डिविडेंड जो आपने पे किया, सर किस पे? इक्विटी शेयर पे। अब बेटा यहां मैंने लिखा 16,000, हाँ जानबूझ के वहां बोला भी था सेम। देखो सुनो ध्यान से। सर यहां पे आपके शेयर्स कितने हैं, आप मुझे बताओ। यहां पे आपके शेयर्स कितने हैं? 8 लाख रुपीज के। हाँ बेटा 8 लाख पे 20% पे करना है। 8 लाख पे 20% पे करना है या नहीं करना? हाँ सर बिल्कुल पे करना है। तो बेटा क्या वो 16,000 होता है? नहीं सर, ये एक इतनी कॉमन मिस्टेक है ना जो मैं बहुत सारे बच्चों के रजिस्टर्स में देख चुका हूं कि यार 1 0 तो हम ऐसे ही खा जाते हैं। 8 × 2 16, 16,000। अब सब बताना क्या आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया था? अगर हाँ तो बहुत बढ़िया, नहीं किया था तो बेटा ये मैं आपको बता रहा हूं हर क्वेश्चन में करूंगा आगे, और आपको पूरा फोकस से उस क्वेश्चन को देखना है। ये सुनो और कमेंट सेक्शन में बताना है, और मुझे बताना क्या ये टेक्निक बढ़िया या नहीं है। मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया है। आओ फटाफट से आंसर निकालते हैं। 2 लाख प्लस 10,000 माइनस 52,000 प्लस 98,000 माइनस 7,500 माइनस 160 माइनस 16 माइनस 30, आंसर आ रहा है बेटा 42,500। सर ये आंसर 42,500 क्या आ रहा है? पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव है तो दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बोलो हाँ या ना? बेटा इसी के साथ आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का दी एंड होता है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो मैंने आपको ना बताया हो। पूरी क्लास में मैंने आपको जो भी फाइनेंसिंग में आपसे पूछा जा सकता है वो सब कवर किया है, सबका सब कवर किया है। आप बुक से कोई भी क्वेश्चन करोगे, ट्रस्ट में वो सारे के सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ये क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन था जो मैंने आपको करा दिया। बाकी मैंने आपको 2-3 एग्जांपल्स करवाए, उसी में मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस आपके वहीं पे कवर करवा दिए थे। ये सुनो, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर हाँ तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि हाँ या ना, ठीक है, कि हाँ सर मज़ा आया है या नहीं आया। क्योंकि इसके बाद हमारा ऑपरेटिंग रहता है और उसके बाद सिलेबस खत्म होने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा एक फास्ट ट्रैक बैच शुरू हो रहा है। जिन बच्चों को नहीं पता, सर कब से? 12 दिसंबर से फास्ट ट्रैक बैच, जिसमें हमारी लाइव क्लासेज होंगी, जिसमें मैं आपको ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा, ठीक है। अगर आप एनरोल होना चाहते हो, बहुत ही मिनिमल सी फीस है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप एनरोल हो सकते हो। सिलेबस खत्म हो जाएगा, यूट्यूब पे भी रिवीजन शुरू हो जाएगी, वहां भी हम रिवीजन करेंगे, ऑफकोर्स करेंगे। लेकिन इन केस अगर आप मेरे साथ लाइव पढ़ना चाहते हो अगले 1-2 महीने के लिए, गाइडेंस के लिए, स्ट्रैटेजीज हम डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप उसको एनरोल कर सकते हो। बाकी इस वीडियो के लिए कोई भी डाउट है, अगेन कमेंट सेक्शन बेटा आप ही के लिए है, प्लीज पूछिए। टेलीग्राम ग्रुप आप ही के लिए है, आराम से पूछ सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।